हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स। तो आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और इस वीडियो में मैं CHSL एग्ज़ाम में जो भी प्रॉफिट एंड लॉस और साथ में डिस्काउंट के क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी लाभ हानि और बट्टा चैप्टर से जो भी सवाल आए थे SSC CHSL एग्ज़ाम में, उन सभी सवालों को मैं वन बाय वन सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा और आप ये जानेंगे कि एग्ज़ाम हॉल में आपको कैसे सॉल्व करना है और बड़े से बड़े कैलकुलेशन से आपको कैसे बचना है। ठीक है, उसको कम समय में कैसे करना है जब बड़ी कैलकुलेशन आ जाती है तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें और देखिए ये वीडियो जो है ये डेफिनेटली, चाहे आप NTPC की तैयारी कर रहे हो या फिर SSC की किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, दोनों के लिए ही समान रूप से उपयोगी है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें और इसमें जो भी क्वेश्चन आए उसको आप पहले सॉल्व कर लें। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा आपको। और फिर PDF को डाउनलोड करके पहले खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं और फिर आप इस वीडियो को देखिए, या फिर आपके पास PDF नहीं है तो आप वीडियो के टाइम पर भी चाहे तो वीडियो को पॉज करके और पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और फिर आप हमारा सोल्यूशन देख सकते हैं। बट आपको एक काम ज़रूर करना है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक कमेंट कर दीजिए नीचे, ताकि हमें पता चले कि आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक दो बेसिक बातें जान जाइए। मैं तो कहूँगा कि अगर आपने लाभ हानि की मेरी एक वीडियो नहीं देखी है, जो कि SD यादव बुक का सोल्यूशन है, SD यादव बुक का मैंने सोल्यूशन किया है लाभ हानि का। पूरे क्वेश्चन 194 क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन का मैंने सॉल्व कर दिया है सभी क्वेश्चन को। तो आपने नहीं देखा है तो उसे देखिए, उसमें मैंने काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट बता रखे हैं। साथ ही CGL मेंस का जो पेपर था, CGL मेंस का, ये 2011 से लेकर के और 2018 तक जितने भी लाभ हानि के क्वेश्चन आए हैं, सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर रखा है। वो भी वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। लाभ हानि पर मेरी और वीडियो है, रेलवे NTPC के लिए वीडियो है, राकेश यादव सर की जो अरिथमेटिक की बुक आती है उसका मैंने सोल्यूशन डाला है। तो ये सारी लाभ हानि के लिए काफ़ी सारी वीडियो पड़ी हैं मेरे चैनल पर, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। लेकिन एटलीस्ट ये वीडियो SD यादव बुक वाली आपको देखनी चाहिए और CGL मेंस वाला आपको देखना चाहिए। अगर आप कॉन्सेप्ट बिल्ड करना चाहते हैं, आपने पहले लाभ हानि शायद अच्छे से नहीं पढ़ा हो, तो आपको ये SD यादव बुक वाली ज़रूर से वीडियो देख लेनी चाहिए। फिर भी मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ, जैसे कि हम CP को मानकर चलते हैं हमेशा 100%, किसी किसी केस में नहीं भी मानते हैं। ठीक है, और यहाँ से अब आपको मान लो कि 20% का अगर लाभ हो रहा है तो आप इसको लिखोगे 120%। SP को, CP का मतलब होता है क्रैमुल दोस्त, कॉस्ट प्राइस क्रैमुल जितने पर हम खरीदते हैं। और अगर 20% आपको लाभ मिला है, प्रॉफिट हुआ है, तो आप इसको 120 लिख दोगे और ये बन जाएगा SP, यानी कि बिक्रैमुल बन जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ आता है मार्क प्राइस, जिसको MP लिखते हैं, यानी कि अंकित मूल्य। इसको भी हम 100% मानकर चलते हैं, क्योंकि 100% से हमारा परसेंटेज निकालना आसान हो जाता है। इसमें डिस्काउंट जो दिया जाता है, छूट जो दिया जाता है, जैसे मान लो आपने 20% का डिस्काउंट दिया होता तो हम 80% लिख देते इसको। या फिर यहाँ से कॉस्ट प्राइस पे अगर आपको 20% का हानि होता तो हम 20 घटा देते डायरेक्ट। 100 मानने का यही सबसे बड़ा रीज़न है और यही फ़ायदा है कि जितना परसेंट का लाभ या फिर हानि आपसे कहे, आप डायरेक्ट 100 में उतना प्रतिशत कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन 100 के बदले में अगर आप X मानेंगे तो क्या होगा कि आपको उतना प्रतिशत निकालने के लिए फिर उसका परसेंटेज फाइंड आउट करना पड़ेगा। और 100 पर वैल्यू क्या होती है कि 100 का आप जितना परसेंट निकालना चाहोगे वही उसका आंसर हो जाता है। जैसे 100 का अगर आप 60% निकालना चाहते हो तो 60 ही आएगा, 100 का अगर 70% निकालना चाहते हो 70 ही आएगा। तो यही फ़ायदा है मेन बात इसमें। ठीक है, चलिए अब सवाल पे आते हैं ज़्यादा देरी ना करते हुए। और सवाल आप देखिए मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, आप ज़रूर से पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और हमारे चैनल NK मैथ्स को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन ये है हमारे पास दोस्त, कि एक मोटरसाइकिल को जब 70,000 रुपये में बेची जाती है तो राम को 25% का लाभ होता है। यदि वह 30% का लाभ प्राप्त करना चाहे तो उसे कितने में बेचना चाहिए। ठीक है, मेन मोटो हमारा है कि कैलकुलेशन से कैसे बचा जाए, कैसे कम समय में हम बड़े सवालों को कर सकते हैं। हालांकि सवाल तो ज़्यादातर क्वेश्चन इजी हैं, एक दो क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे 5 से 10% क्वेश्चन जो कि अच्छे लेवल के हैं, CHSL में पूछे गए हैं और वो आगे भी CGL में आ सकते हैं या फिर CPO में आ सकते हैं। और जो आसान लेवल वाले क्वेश्चन हैं वो रेलवे ग्रुप डी में आ सकते हैं, डेफिनेटली रेलवे NTPC में भी आ सकते हैं। बिल्कुल आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो वही रहता है, भले ही डेटा चेंज हो जाए, क्वेश्चन चेंज हो जाए। तो यहाँ पे पहले सवाल में आपको बोला गया है कि जब 25% का लाभ होता है तो बेचा गया है 70,000 में, अगर 30% का लाभ होता तो कितने में बेचा जाता है। तो आप कहेंगे दोस्त 25% लाभ का मतलब मैंने बोला था कि 125 लिख देंगे। तो 125% की जो वैल्यू है वो है 70,000 यहाँ पर सवाल में, तो मैंने 70,000 लिख दिया। और आपसे पूछा है कि अगर
30% का लाभ। अब 30% के लाभ को हम क्या लिखेंगे, 130% लिख देंगे। इसकी वैल्यू आपसे पूछी है। अब बताओ, ये आपको दे रखा है 125% की और आपसे 130% की वैल्यू पूछी है। अब यहाँ से आसान काम है, या तो आप चाहें तो 13 का मल्टीपल ढूंढ सकते हैं, क्योंकि 13, लेकिन 13 का मल्टीपल ढूंढना इतना आसान नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि इसको कटा लेते हैं। जैसे कटाएंगे कैसे, आप चाहें तो 125 से ही काट सकते हैं। 125 अठे होता है कितना, 1000। तो इस 3 जीरो को आप 8 बार में काट सकते हैं, अगर आपको पता हो तो। ठीक है, 125 अटे 1000 होता है, तो 8 बार में मैंने 3 जीरो को काट दिया 1000 समझ के। फिर 1 यूनिट की जो वैल्यू आई वो आई 8 सत्ते 56, यानी कि 56। अब अगर आपको 130 की वैल्यू निकालनी है तो आप 13 से 56 को गुणा करेंगे, यही तो करेंगे। और 13 से 56 को आप गुना करेंगे अगर, तो 13 छक 78 होता है, यानी कि लास्ट में 8 आ रहा है। और लास्ट में 8 किस में है, देखिए यहाँ पर है। मैं जीरो की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्त। ठीक है, कैलकुलेशन से बचना है तो आपको इतना दिमाग में रख के चलना पड़ेगा दोस्त, कि यहाँ पे एक जीरो भी बचा है। देखिए, अब एक जीरो मैंने छोड़ दिया तो भी मेरा आंसर सही आ रहा था। यहाँ पे ये 70 वाला एक जीरो बचा था, जो कि मैंने स्किप कर दिया था, लिखा नहीं था जल्दी जल्दी में। फिर भी आंसर गलत नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं यूनिट डिजिट पे काम कर रहा हूँ अभी। ये देखो, ये वाला जीरो और ये वाला जीरो, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। देखिए, ये जीरो और ये जीरो, ये दोनों तो लास्ट में आएंगे, और सारे ही ऑप्शन में लास्ट में दो दो जीरो हैं, तो इस दो जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ना है। आप डायरेक्ट इकाई अंक पे काम करो, जीरो को छोड़कर। तो मैंने इसमें का नॉन जीरो नंबर लिया 3, इसमें का नॉन जीरो नंबर 6, और इनको गुना किया तो 6 तियाँ 18, यानी कि लास्ट में 8 जरूर आएगा अगर हम दो जीरो को हटा दें, और वो ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया। पूरा गुना करने की जरूरत नहीं है, आप पूरा गुना भी कर सकते हैं। 13 पचे 65, 13 छक 78, यानी कि 780, और आपको जोड़ना पड़ेगा। जैसे भी आप गुना भाग कर लें और आपका आंसर बी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अब। और पहले मैं ऐसा एक दो सवाल और आपको करा देता हूं, ताकि आपको टाइप समझ में आ जाए ये क्या है। तो ऐसे एक दो सवाल मैं कराता हूं, और जो कि CHSL में ही पूछे गए हैं, तो हो सकता है कि अभी नंबर वाइज नहीं चले। जैसे मैंने शुरू किया है 12 अक्टूबर से सॉल्व करना। ठीक है, इसमें क्वेश्चन जो मैंने लिया है लाइन बाई लाइन, वो 12 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट से उठाया है, और फिर वैसे ही 12 अक्टूबर सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, और ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। और बीच में कहीं कहीं एक दो क्वेश्चन मिस भी हो गए होंगे, तो वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि किस शिफ्ट का कौन सा क्वेश्चन मैंने छोड़ा है। तो मैं इसकी जो पार्ट 2 आएगी उसमें मैं कवर कर दूंगा, और टोटल दो वीडियो में ये खत्म हो जाएगा पूरा लाभानी। ठीक है, ये एक ही वीडियो में खत्म हो जाता है, लेकिन इसके साथ मैंने डिस्काउंट को भी ले लिया, इसीलिए दो वीडियो बनाना पड़ेगा। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे आते हैं। अब देखिए, जैसे यहाँ पे सवाल है हमारे पास, कि कोई विक्रेता है बाइक को, वो 2500 में बेचता है, तो 20% की हानि होती है। अगर वो 30% की हानि उठाना चाहे तो कितना में बेचना चाहिए उसको। तो आप वही काम कर देंगे डायरेक्ट, ऐसे ही आप बोलेंगे कि दोस्त यहाँ पर जब वह 20% की हानि पर बेच रहा था, तो 20% हानि का मतलब 80 हो गया, 100 में से 20 हम घटा देंगे, तो 80% यानी 80% की वैल्यू कितनी हो गई अपने पास, 2500। और हमसे पूछ रहा है 30% की हानि, यानी कि 70% की वैल्यू पूछ रहा है। 30% हानि है तो 100 में से माइनस कर देंगे, तो 70% की वैल्यू पूछ रहा है। अब आप चाहें तो इसको काट सकते हैं, या जिस तरह से आप बनाना चाहें बना सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सबसे पहला काम, कि देखिए यहाँ पर आप सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो ये आप देखिए, अब यहाँ पर या तो आप काट लो, या फिर इसमें 25 है तो 25 का मल्टीपल भी आप ढूंढ सकते हो। मैं कहूँगा कि 25 का मल्टीपल ही ढूंढ लेते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखो कि आप इस एक जीरो से तो एक जीरो को इसी को काट लोगे। ये 25 अब कहीं से भी कटने नहीं जा रहा है, तो आंसर 25 से कटेगा। और 25 से कटने वाला हम कैसे ढूंढते हैं, लास्ट का 2 अंक 25 से कटना चाहिए। ठीक है, और ये आप देखें कि ऑप्शन डी में है, 75 25 से कट जाता है, तो ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, देखो तरीका, मैंने तो कॉन्सेप्ट बताया कि ये सवाल सेम टाइप का है, तो कॉन्सेप्ट वैसे ही हम लगाएंगे कि पहले 20% की हानि थी तो मैंने 80 ले लिया, फिर 30% की हानि चाहिए तो मैंने 70 ले लिया, 100 में से 30 को माइनस कर दिया इस बार, और 70% की वैल्यू चाहिए, तो आप चाहें तो 7 का मल्टीपल भी ढूंढ सकते हैं, लेकिन 7 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है वो थोड़ा अलग होता है, तो आपको चेक करने में परेशानी हो सकती है। इसीलिए मैंने बोला कि ये 25 तो कट नहीं रहा है, यानी कि नेक्स्ट टाइम हमें 25 से भी गुना करना पड़ेगा, तो 25 से कटने वाला ऑप्शन डी है। अब चाहे तो आप इसको पूरा बना भी सकते हैं, पूरा बनाएंगे तो पॉइंट में आंसर आपका मिल जाएगा, ऑप्शन डी। आप डीएस अप्लाई कर सकते हैं, डीएस भी है यहाँ पर, लेकिन डीएस से भी ज़्यादा बेहतर आपने देखा होगा, अगर सीजीएल मेंस वाला 2011 से 18 वाले जो बच्चे होंगे जिसने मेरा सोल्यूशन देखा है, तो उनको पता है कि मैं डीएस से काफ़ी सारे सवाल कर चुका हूँ लाभ हानि के चैप्टर में, ये सीजीएल मेंस वाले सोल्यूशन में। ठीक है, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मुझे लगा कि ये आसान है, तो मैंने ऐसे आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं, अब ऑप्शन डी सही है। एक और सवाल ऐसा दिखाता हूँ आपको। देखिए, जैसे ये अगला सवाल है हमारे पास, इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे बोला गया है कि जब 7160 में बेचते हैं तो 20% का लॉस हुआ है, अगर 30% का लाभ चाहिए तो कितने में बेचेंगे। यार, ये 30% वाला खेल ही सब में चल रहा है। कोई बात नहीं, आप करेंगे तो वैसे ही काम तो वही करना है आपको।
आपसे ये बोल दिया कि 20% की हानि। अब मेरे दोस्त 20% की हानि से हमारा क्या लेना देना है कि 100 में से 20 हमें कम करना है, तभी हमें विक्रय मूल्य का पता चला है कि सेलिंग प्राइस क्या हुआ। तो अगर आप 100 में से 20 लेस करोगे तो आपको मिलेगा 80%, जो कि हमारा सेलिंग प्राइस है। और ये किसके बराबर है, ये है 7160 के बराबर। और हमें 130% की वैल्यू बतानी है क्योंकि 30% का लाभ चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम फिर से वही काम करेंगे। देखो पहले तो आप चाहो तो इसको काट लो, कट सकता है तो, या फिर आप डीएस निकाल लो। तो चलो मैं सॉल्व करके दिखा ही देता हूँ ये कैसे हम निकाल सकते हैं। डीएस भी निकालना इसका ईजी है। अगर आप काटना चाहते हैं तो इस जीरो को, देखो जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 8 से ही काट लो। 8 से काटते तो आप बोल देंगे कि ये 8 से कटेगा 8 अट्ठे 64, और फिर बचेगा 8 सत्ते 56 और जीरो, ये 87 आ गया। फिर आप गुना करते, अगर इसको, कहीं गलत तो मैंने नहीं काट दिया, 8 अट्ठे 64, तो बचा हमारे पास 6 और एक 7। यार 8 से ये कटेगा भाई कि नहीं, 7 बच गया। तो हम 8 से अगर, नहीं नहीं 8 से कट तो जाएगा बिल्कुल 160, जब लास्ट का 3 अंक कट जा रहा है 8 से तो ये पूरा 8 से कटना चाहिए। कहीं पर गलत ज़रूर किया हूँ, मैं फिर से देखता हूँ। 8 अट्ठे 64 होगा तो 7 बचेगा और 6, तो 8 नवा 72 और 8 पचे 40, ये 8 और 9 और फिर 5, ये आएगा। अब आप इसको गुना कर लो तो आपको पता है कि ये कितना मिलेगा। यहाँ से देखो, इस एक जीरो से मैंने एक जीरो काट लिया है, तो एक यूनिट की वैल्यू, नहीं इस जीरो को तो मैंने काट ही दिया है यार, एक मिनट, एक जीरो मैंने काटा नहीं है क्योंकि ये जीरो यहाँ पर है तो मैंने काटा नहीं, बस 8 से इसको काटा तो ये आ गया 8 9 और 5। अब हमें 13 से इसको गुना कर देना है, केवल 13 से गुना करेंगे, 13 पचे 65, और फिर से कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, 13 पचे 65 आ रहा है हमारे पास ना, तो 13, अच्छा 13 पचे 65, लास्ट में यूनिट डिजिट यहाँ पे 5 है। यार ये मैंने गलती कर दिया। चलो देखो 13 पचे 65 तो लास्ट में 5 आ रहा है और यूनिट डिजिट 5 यहाँ पर है ए में, तो हमारे आंसर हो गया। अब देखो एक बार मैं इसको वेरीफाई कर देता हूँ पूरा गुना करके, तो आप गुना करोगे तो 13 पचे 65 का 5 हाथ, एक मिनट यार, ये 5 हो जाएगा और फिर आएगा 6 कैरी होगा, तो 13 नमा होता है कितना, 117, और 6 जोड़िएगा तो 3 आ जा रहा है, और फिर बचेगा हमारे पास 12। अब ये 13 नमा होता है फिर से 13 अठे 104, और 12 जोड़िएगा तो ये 4 2 6 और 11 635, यानी कि ए आंसर आ जा रहा है। तो मैंने बोला यहाँ से दोस्त कि आप अगर ये भी निकाल पाए तो यूनिट डिजिट फिर से वही काम कर सकते हैं। देखिए मैं वापस समझा रहा हूँ आपको। मैंने बोला कि 80% की जो वैल्यू है हमारे पास वो है 7160, और आपको 130% की वैल्यू निकालनी है। तो अगर आप डीएस निकालते, देखिए अगर आप, पहले डीएस की बात नहीं, पहले आप ये समझ लो कि अभी मैंने क्या किया। मैंने 8 से इसको काटा, तो आप बोलें कि 8 से काटने पर ये 859 आया था, और ये हमारे पास 10% की वैल्यू रह गई। ठीक है, क्योंकि जीरो अभी बाकी है तो ये जीरो यहाँ पे आ गया। तो आप बोलेंगे कि 10% की वैल्यू अगर हमारे पास 859 है तो हमें 130% की वैल्यू बतानी है, यानी कि लेफ्ट साइड में हमें 13 से गुना करना पड़ रहा है, तो राइट साइड में भी 13 से गुना करेंगे। और अगर राइट साइड में आप 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो, ये 8595 था, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, 895 था ना ये, एक मिनट, 895 था ये, 895, और ये वैल्यू थी हमारे पास 10% की। और 130 बनाने के लिए मैंने 13 से गुना किया एलएचएस में, तो आरएचएस में भी आपको 13 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 13 पचे 65, यूनिट डिजिट 5 आ रहा था। तो मैंने बोला कि ऑप्शन ए में केवल इकाई का अंक 5 है, और ऑप्शन ए सही हो गया। अब रह गया बात कि अगर आप डिजिटल सम लगाना चाहते तो वो भी लगा सकते थे, यहाँ पर डिजिटल सम से भी ये आसान हो जाएगा। अगर आप डीएस निकालते तो, चेक कर लेते हैं डीएस, लेकिन डीएस में यही होता है कि चारों चेक करना पड़ता है। देखो जब आपको चारों में यूनिट डिजिट अलग अलग दिखे, जैसे यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, इस दोनों में सेम है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। दो में सेम है तो भी चल जाएगा, हम सेकंड वाला भी निकाल लेते, लास्ट का 2 डिजिट निकाल लेते। ठीक है, तो यहाँ तक बात चल जा रहा है, लेकिन अब रह गया बात कि आगे। अच्छा देखो यहाँ से एक और काम कर सकते थे हम, यूनिट डिजिट भी नहीं निकालना पड़ता आपको, इसमें लास्ट में 5 दिख गया। अब देखो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, आपको हर एक बात पर ध्यान देना है कि अगर लेट से हमारा यूनिट डिजिट काम नहीं करता, मैच कर जाता, तब क्या करते, या फिर डीएस मैच कर जाता तब क्या करते। मान लो दो ऑप्शन का डीएस सेम आ जाए, दो ऑप्शन का यूनिट डिजिट सेम आ जाए, तो उन सब कंडीशन के लिए आपको इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी बातें पहले से सोच के रखनी पड़ेगी कि और हम क्या क्या अप्रोच लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि एग्जाम हॉल में आप डायरेक्ट सोचें कि डीएस आ जाए तो डायरेक्ट डीएस लग जाए, डायरेक्ट यूनिट डिजिट लग जाए, तो ये बार बार हिट नहीं करेगा दोस्त। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन में आ जाता है, लेकिन अगर हिट नहीं किया कभी और आपको कैलकुलेशन से बचना भी है तो आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि लेट से अगर लास्ट में
यहाँ पर 5 आ भी जाता, आपको अब देखो क्या क्या चेक करना पड़ता है। एक तो यहाँ पर कि लास्ट में 5 आ रहा है, यानी कि जो भी हमारा आंसर आएगा वो 5 का मल्टीपल होगा, 5 से कटेगा, और 5 का मल्टीपल का मतलब लास्ट में 5 या 0 चाहिए। उससे भी आप देखते तो लास्ट में 5 ऑप्शन ए में ही है, ऐसे भी आप देख सकते थे। कई सारे तरीके हैं। आते हैं अब अगले क्वेश्चन पे, और टाइप अब चेंज हो जाएगा यहाँ से। तो टाइप वाइज भी मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप बस हमारे साथ बने रहिए, और अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। अब देखिए ये है अगला सवाल हमारे पास। इसमें आपसे कह रहा है कि एक बाइक का सूची मूल्य का मतलब होता है अंकित मूल्य, अंकित का मतलब मार्क प्राइस, ठीक है, जो लिखा हुआ है उस पर दाम। तो उस पर मार्क प्राइस जो है अ, इसके क्रैमुल से 15% ज़्यादा है, ठीक है, यानी कि आपको कॉस्ट प्राइस से 15% ज़्यादा उस पर लिख दिया गया है, और फिर 20% की छूट भी दे दी गई। तो डीलर को हुई लाभ या हानि का आपको गणना करना है। कई तरीके से इसको कर सकते हैं, जैसे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर मूल्य 100 होता तो 15% ज़्यादा रख दिया गया, यानी कि 115/100, ठीक है। और फिर 20% का डिस्काउंट दे दिया गया, छूट का मतलब 100 में से 20 घटा दीजिए तो 80/100। अब इसको आप काट लेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, और इसको अगर आप गुणा कर दें या फिर कटा लें, ये 2 चौके 8 हो जाएगा, सॉरी 4 दूना 8 कटेगा, और ये 5 दूना 10, और 5 से इसको काटेंगे तो ये 23, और 23 चौके कितना होता है, 3 चौका 12 कर दे, और 2 चौका 8, और 2 9, ये आ जाता 92। यानी कि 100 वैल्यू थी, अब 92 हो गई, तो कितनी कम हो गई, 8 कम हो गई, यानी कि 8% का लॉस हो जाएगा। 8% लॉस, यानी कि ऑप्शन डी। एक तरीका तो ये है, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं इसको कि 15% ज़्यादा रख दिया गया तो +15, फिर 20% का छूट दे दिया गया तो -20, और फिर प्लस माइनस माइनस, और 15 को 20 से गुना करते तो ये आ जाता 300, और बटा का 100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो आ जाता, तो 15 और 20 और 3 ये 23 आ जाता, और 15 माइनस 23 का मतलब होता है माइनस का 8, -8 मतलब ऑप्शन डी। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये सवाल भी सेम टाइप का है, जो मैंने अभी किया उसी तरह से है। 20% छोड़ दिया तो आप माइनस का 20 लिख लीजिए। 35% ज़्यादा लिख दिया अंकित मूल्य पर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्लस का 35, और फिर माइनस का 35 दूना 70, यानी कि 700/100, तो ये 7 आ जाएगा। अब ये देखिएगा कि माइनस वाला हम जोड़ लेंगे तो 20 और 27 में से 35 घटेगा, तो प्लस का 8 बचेगा। मुझे लग रहा है प्लस का 8 का मतलब 8% का लाभ हो जाएगा यहाँ पर। तो ये 8% ऑप्शन सी में है हमारे पास, और लाभ पूछ भी रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्त, अगले सवाल में आपको बोला गया है कि अंकित मूल्य है एक सीलिंग फैन का कितना, 3250, यानी कि 3250, और 8% के छूट पर बेचा जाता है, तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। अब देखिए 3250 पर 8% का छूट है, तो आप लिखेंगे 3250। 8% छूट होने का मतलब 92% आपको मिलेगा, क्योंकि छूट का मतलब मैंने बोला था 100 में से घटा देना है, तो 100 में से 8 घटाइएगा तो 92%। अब इस कैलकुलेशन को आपको करना है। तो पहले हम ऑप्शन पे ध्यान दें कि क्या ऑप्शन में यूनिट डिजिट अलग अलग हैं। तो आप देखें कि इसमें लास्ट में 9090, यहाँ पे 7070, यानी कि यूनिट डिजिट काफ़ी हद तक मैच करता है दो दो ऑप्शन के। तो हम इसमें इकाई का अंक नहीं ढूंढेंगे, इसमें डीएस लगा सकते हैं हम। या तो आप काट लो, या फिर मल्टीपल ढूंढ लो, या फिर डीएस निकाल लो। मैं कहूँगा कि डीएस निकाल लो। तो डिजिटल सम निकालने में आपको ये बात पता होगा दोस्त, कि हम 9 को नहीं काउंट करते हैं, तो 9 को तो मैंने हटा दिया। इसमें देखेंगे तो ये आ जाएगा 5 3 8 2 10, यानी कि ये 1 है, और इंटू का यहाँ का 2 है, तो ओवरऑल 2 इसका डीएस आ रहा है, यानी कि डिजिटल सम। ऑप्शन में 2 निकालो तो आप देखेंगे कि ये 7 3 10 डिजिटल सम 1 आ गया, ये नहीं होगा। इसमें 7 2 9 को तो हम जोड़ते नहीं है, तो 3 डिजिटल सम आ गया, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे 9 को हम लेते नहीं है, 5 2 7, ये भी नहीं होगा। इसमें 9 को नहीं लेते हैं, 9 को नहीं लेते हैं, 2 बच गया, ऑप्शन डी सही है। तो देखिए अब डीजेस अगर आप निकालना जानते हैं तो आप काफ़ी क्विकली निकाल सकते हैं। इससे पहले कि आप इसको गुणा करें, उससे पहले गुणा करें और कटाएं, उससे पहले आप इस डीएस को चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी सही है डिजिटल सम के अकॉर्डिंग। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भाई अगले सवाल में आपको क्या बोला गया है। यहाँ पे बोला गया आपको कि एक पर्सन है, वो 40 आइटम्स यानी कि 40 वस्तुएं खरीदता है 10 रुपये प्रत्येक के। एक का दाम 10 रुपये है और उसने 40 खरीदा, और उसमें से ये कह रहा है कि कुछ को 25% लाभ पर बेच दिया। कितनी का को बेचा 25% लाभ पर, ये नहीं बोला है। ही सेल्स अ पार्ट ऑफ देम, यानी कि 40 वस्तुओं में से कुछ भाग उसने, यानी कि कुछ वस्तुओं को 25% के लाभ पर बेच दिया। द रिमेनिंग एट 10% लॉस, यानी कि जो वस्तुएं बच गई उसको उसने बेच दिया कितने पर, उसको बेच दिया उसने 10% के लॉस पर। अब आपसे ये पूछ रहा है कि नेट प्रॉफिट जो हुआ, यानी कि कुल मिलाकर उसको 4% का लाभ हुआ इस ट्रांजैक्शन में, यानी कि इस लेन देन में उसे टोटल जो लाभ हुआ वो हुआ 4% का। तो आपको बताना है नंबर ऑफ आइटम्स ही सोल्ड एट अ लॉस, यानी कि हानि पर जो बेचा था उन वस्तुओं की संख्या कितनी है, आप हिंदी में यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो देखिए मैंने क्या किया कि ऐसे सवाल में जब ऐसा सवाल आपको दिखे
कि लाभ और हानि दोनों का बात दिया हो और फाइनल वैल्यू भी दिया हो, तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप एलिगेशन लगा दो। मिक्सचर और एलिगेशन आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि पहला बार उसे 25% का लाभ हुआ है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 25% लाभ वाला बात। लाभ को मैं पी लिख देता हूँ प्रॉफिट से। और लॉस में आप देखेंगे कि उसे 10% की हानि हुई थी, तो यहाँ पे मैं लॉस वाला लिख देता हूँ 10%, इसको माइनस में लिखेंगे। और फाइनली उसको 4% का लाभ हुआ है, तो बीच में मैं 4 लिख दिया। ये माइनस में 10 लिखने का मतलब 10% का लॉस। अब ये हम ऐसे क्रॉस करके घटाते हैं, आपको पता होगा। तो 25 में से 4 जाएगा तो ये 21 आएगा, और 10 और 4 ये 14 हो जाएगा, क्योंकि माइनस में था वो तो हमने जोड़ लिया। एक्चुअली में 4 में से इसको घटाना है, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, इसलिए मैंने 14 लिख दिया। अब आप इनका रेशियो ले लीजिए, तो आप बोलें कि अगर आप इनका रेशियो निकालते हैं तो ये 7 दूना 14, 2 सत्ते 14 और 3 सत्ते 21, 3 और 2 के रेशियो में टूटेगा। और ये जो रेशियो आ रहा है ये वस्तुओं का अनुपात है, तो आप देखेंगे 3 और 2 टोटल मिलाकर 5 वस्तुएं हैं। लेकिन सवाल में तो दोस्त 40 वस्तुएं थी, 5 की वैल्यू 40 है, यानी कि 1 की वैल्यू 8 आ गई। और हमें बताने किसकी है, हमें बतानी है जो हानि पर बेचा है, लॉस वाले का मान कितना है 3, और 1 का वैल्यू अगर 8 है तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्त 24। 8 या 24 अपने आंसर होगा, ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है। तो काफ़ी आसान सा सवाल था ये, बशर्ते आपको पता हुआ कि एलिगेशन लगाने से ये आसान हो जाएगा, ये बात पता है तब जाके आपके लिए अच्छा है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस सवाल की लैंग्वेज थोड़ा सही से समझिएगा। इस सवाल में क्या बोला गया है आपको, यहाँ पे बोला गया है दोस्त कि ए ने बी को 20% लाभ पर एक वस्तु बेच दिया। ठीक है, ए ने बी को 20% लाभ पर बेच दिया। बी ने सी को वही समान वस्तु, यानी कि वही वस्तु जो ए से खरीदा है, वो 10% लाभ पर बेच दिया। और ये 1,32,000 रुपये में बेचा है। ठीक है, चाहे कुछ में भी बेचा हो उससे मतलब नहीं है। अभी आगे बढ़ते हैं। अब ये कह रहा है कि यदि सी ने वही वस्तु यानी कि समान वस्तु ए से खरीदी होती, तो उसने बी द्वारा किए गए भुगतान, अब बी द्वारा किए गए भुगतान यहाँ पर थोड़ा एरर है, आप इंग्लिश में देख सकते हैं। इंग्लिश में जो लिखा है उसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि बी ने जितना सी को दिया है, सॉरी, बी द्वारा किए गए भुगतान, यहाँ पर गड़बड़ है। सी ने जितना बी को दिया है रुपया खरीदने के समय, उससे 5% कम भुगतान करना पड़ता सी को, तो ए ने उस समय कितना लाभ कमाया होता। आप लैंग्वेज को जरा वापस समझिए, मैं इसको लिख कर बताता हूँ कि इस लैंग्वेज का क्या मतलब है। देखिए सवाल में आपको ये बोला गया है दोस्त कि ए है यहाँ पे, फिर बी है और फिर सी है। ए लेट से ए के लिए दाम है 100, तो ए ने बी को बेचा है 20% लाभ पर, यानी कि 120 हो गया बी। और सी को बेचा है, देखिए बी ने सी को बेचा है 10% लाभ पर, तो 120 का 10% कितना होगा, तो आप बोलेंगे 10% का मतलब एक जीरो कम, यानी कि 12 ज़्यादा में बेचा होता। तो 120 में 12 आप बढ़ा दीजिए, तो 132 में बेचा होगा बी ने सी को। अब ये कह रहा है कि सी ने जितने में बी से खरीदा है, कितने में खरीदा है, आप बोलें कि 132 में खरीदा है। ठीक है, यहाँ से बात समझिएगा। सी ने जितने में खरीदा है, अगर सी यही वैल्यू डायरेक्ट ए से खरीदता, तो यही वस्तु डायरेक्ट ए से खरीदता सी, तो सी ने जितना बी को दाम दिया है उससे 5% कम ही उसको देना पड़ता है। अच्छा अब बताइए कि सी को कितना दाम देना पड़ता है। सी अभी कितना दिया है, तो आप बोलें कि सी ने अभी भुगतान किया है 132 रुपये का, और इससे 5% अगर कम भुगतान करता तो 5% इसका कितना हो जाएगा भैया, तो आप 5% कम पहले लिखो, कितना होगा इसका 5%, तो 10% का मतलब यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा 13.2, और 5% मतलब उसका आधा, यानी कि 6.6 कम देना पड़ता। 6.6 अगर कम देना पड़ता तो कितने में देता, तो आप जरा 132 में से 6.6 घटा लो, तो 10 में से 6 जाएगा तो 4 आ जाएगा, और यहाँ 11 में से 6 जाएगा तो 5, और यहाँ पर आएगा 2। 125 बनेगा या 125 बनेगा ना, तो 125.4 आ रहा है, यानी कि इतने में ये खरीदता सी। अगर ए से खरीदता तो कितने में खरीदता, 125.4 रुपये में खरीदता। ये मैंने कैसे कहा, आप जरा गौर से समझिए। मैंने बोला कि बी से जब सी ने खरीदा तो कितना पैसा दिया भाई, सी को 132 रुपये दिया, सी ने बी को दिया। ठीक है, सी ने बी को 132 रुपये दिया खरीदते समय। लेकिन अगर सी यही वस्तु अगर ए से डायरेक्ट खरीदा होता, सी से नहीं, बी से नहीं खरीदा होता, तब क्या होता कि बी को उसने जितने रुपए दिए हैं, यानी कि 132 रुपये दिए हैं, इससे 5% कम ही रुपए देने होते, तो 5% कम देने का मतलब 6.6 रुपये कम देने पड़ते। तो 6.6 कम देने पड़ते, तो 132 में से मैंने 6.6 माइनस कर दिया, यानी कि 125.4 उसे देना पड़ता। तो अब बताइए कि ए को कितना लाभ हुआ, हमसे यही पूछ रहा है। तो ए अगर 100 में खरीदा था और 125.4 में बेच रहा है, तो लाभ कितने का हो जाता, 25.4 का।
यही हमसे पूछ रहा है। लेकिन ये प्रतिशत वैल्यू है और हमसे रुपये में मान पूछ रहा है, तो हम रुपये में कैसे बताएंगे? देखिए, हमने एक ही खरीदारी बताई है यहाँ पर। ये कह रहा है लास्ट में कि 13,200, ये 1,32,000 दिया है और ये किसकी वैल्यू है? एंड सी रिसीव दिया है, यानी कि सी ने खरीदा है कितने में? उस वस्तु को 1,32,000 रुपये में खरीदा है और सी का हमने विक्रय मूल्य कितना माना है? 132। तो आप बोलेंगे जो हमने 132 लिया है उसकी वैल्यू सवाल में दिया है 1,32,000, यानी कि 3 जीरो एक्स्ट्रा है। तो हम यहाँ पर भी 3 जीरो एक्स्ट्रा करने के लिए 1,000 से इसको गुना कर देते हैं और 1,000 से गुना कीजिएगा तो ये 25, ये पॉइंट हट जाएगा तो 4 पर 2 जीरो, यानी कि 25,400। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल सवाल था जो आपको समझना था, ठीक है। तो इसका यही आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे आते हैं। आप इसको और भी तरीके से कर सकते थे, जैसे मान लो आप यहाँ पे ये देखते कि ये 25.4 जो है ये 11 का मल्टीपल है, तो आंसर में 11 का मल्टीपल ढूंढ सकते थे। लेकिन उससे बेहतर है कि आप जल्दी जल्दी ऐसे कर लो, क्योंकि 11 डायरेक्ट नहीं दिखेगा आपको। आप खूब इसमें प्रोफेशनल है, फिर आप देख पाएंगे कि अच्छा इसमें 11 है तो हम 11 से कटने वाला आंसर ढूंढ लेते हैं, ठीक है। लेकिन गुना करना भी आसान नहीं, 1,000 से ही तो गुना करना था। आगे बढ़ते हैं। अब ये एक सवाल देखिए, इस सवाल में भी कॉन्सेप्ट का थोड़ा खेल है, आपको लैंग्वेज समझनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पर क्या है, एक व्यक्ति ने 12 लाख रुपए में एक कार खरीदी और लागत के 80% का बीमा कर दिया, यानी कि इंश्योरेंस करा दिया 80% का, ठीक है। उसने कार को 15% की हानि पर बेच दिया, यानी कि अब कार को 15% की हानि पर बेच दिया। लेकिन देखिए दिक्कत कहाँ आती है, 15% की हानि पर बेच दिया यहाँ तक ठीक है। अब कह रहा है कि लेकिन दुर्घटना होने के कारण उसे खरीदार को नहीं दिया, यानी कि कार 15% पर बेचा तो, लेकिन उस कार का एक्सीडेंट हो गया और उसके कारण उसने जिसको बेचा था कार उसको कार दे नहीं पाया, क्योंकि कार का एक्सीडेंट हो गया तो कार टोटली डैमेज हो गया, यानी कि टूट फूट गया। उसके बाद कार को दिया नहीं या फिर खरीदार ने लिया नहीं होगा, क्योंकि टूट फूट गया है कार अब। तो यहाँ पर बोल रहा है कि दुर्घटना के बाद कार काफ़ी क्षतिग्रस्त हुई, यानी कि काफ़ी डैमेज हो गई और बीमा कंपनी ने 90% बीमाकृत राशि का भुगतान किया। यहाँ भी काफ़ी बड़ी लैंग्वेज का बात है, आपको समझना पड़ेगा। तो आपको पूछ रहा है कि इस लेन देन में शुद्ध अंतर कितना है। तो आप ज़रा ध्यान से पहले समझिए कि माजरा क्या है टोटल। देखिए 12 लाख रुपए की कार है, ये तो ठीक है। तो 12 लाख बड़ी वैल्यू होती है। हमने तो अभी भाई कभी हाथ में कैश में लिया नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि 12 लाख को थोड़ा कम ही मान लेते हैं। फिलहाल के लिए 1200 मान लेते हैं। 3 जीरो हमने छोड़ दिया, बाद में वो मैनेज कर लेंगे। 3 जीरो हमने छोड़ दिया कि लिखना भी कम पड़ेगा। अब सवाल में कह रहा है कि इसमें से 80% का उसने बीमा करा दिया। अब बोलो 1200 का 80% कितना हुआ? बीमा का राशि मैं लिख रहा हूँ, इंश्योरेंस कितने का कराया? तो आप बोलेंगे जी 80% का। 1200 का 80%, 1200 का 1% निकालना आसान है। 2 जीरो आप हटा दीजिएगा तो 1% निकल जाएगा। तो 1% अगर 12 है तो 80% 12 से गुना कर दो, तो 12 अट्ठे 96, यानी कि 960 रुपये का उसने इंश्योरेंस करा दिया। अगर कार 1200 में खरीदी होती तो 960 का उसने इंश्योरेंस करा दिया। 80% ये है। अब आप बोलेंगे इसका मतलब बाकी का 20% बच गया उसके पास, तो वो 20% बचा क्या हुआ उससे हमें कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर, ठीक है। ये इंश्योरेंस की वैल्यू है कि इंश्योरेंस उसने कितने रुपए का कराया है भैया? 960 रुपये का कराया है। बाकी का इंश्योरेंस नहीं कराया। इसका मतलब ये है कि अगर कार टूट फूट जाती है या कुछ कार में, अब पता नहीं इंश्योरेंस किस टाइप का है उससे हमें मतलब नहीं है। ये मतलब है कि भैया 1200 का कार है तो अगर कुछ होता है तो वो 960 रुपये रिटर्न कर देगी कंपनी। बीमा का मतलब ये है, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि उसने जो 1200 में कार खरीदा है उसको 15% की हानि पर बेचना चाहा और बेच भी दिया। लेट से अगर बेच दिया होता फाइनली तो कितना कमाया होता? आप बताइए, 1200 की वस्तु को 15% अगर हानि पर आप बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे? 1200 तो दाम है ही और इसमें से 15% इसका माइनस कर लो तो 15% इसका कितना होता है? तो 12 का 15 से गुना कीजिएगा तो 180 आ जाएगा। 180 माइनस कर लो, यानी कि 1020 रुपये में वो बेचता एक्चुअली में। एसपी कितना बन रहा है? 1020 रुपये, 1020 रुपये। अगर वह व्यक्ति बेच दिया होता 15% हानि में तो कितना कमाया होता? ये उसको कितना रुपया मिलता? 1020 रुपये मिलते हैं, ठीक है। लेकिन कार तो डैमेज हो गई, कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई, एक्सीडेंट हो गई और एक्सीडेंट के कारण वह एक्चुअली में बेच नहीं पाया। और जब बेच नहीं पाया तो उस कार का जितना बीमा हुआ था जितने का, उसका 90% राशि उसे वापस मिली कंपनी द्वारा। तो बीमा कितने का हुआ था मेरे भाई? आप बताओ, इसको वापस कंपनी की तरफ से कितना मिला? तो आप बोलेंगे कि 960 का बीमा था, इसमें से 90% मिला। 90% का मतलब कितना हो गया? 90/100। आप इसको निकालो या मत निकालो, आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते हो। तो गुना करो, 9 छक 54 का 4 और ये 9 9 81 और 5 86, 864 रुपये उसे वापस मिले।
देखो भाई, अगर बेच देता तो मिलते उसको 1020 रुपये, 1020 रुपये बेच देता तो 1020 रुपये मिल जाते। लेकिन बेच नहीं पाया तो दुर्घटनाग्रस्त के बाद यानी कि एक्सीडेंट के बाद उसको कंपनी की तरफ से जितना का उसने इंश्योरेंस कराया था उसका 90% रिटर्न मिल गया। इंश्योरेंस कराया था 80% यानी कि 960 का, उसका 90% उसे रिटर्न मिल गया यानी कि 864 मिल गया। तो आप बोलेंगे जी कि अंतर कितने का आया, इस दोनों ट्रांजेक्शन में कितने का अंतर है, यही आपसे पूछ रहा है। तो आप घटाओ, तो जैसे ही मैंने देखा कि यहाँ पर जीरो है, यहाँ पे 4 है, जीरो में से 4 घटाएंगे तो इकाई अंक 10 में से 4 जाएगा तो 6 आ जाएगा। और यूनिट डिजिट 6 किस में है, ऑप्शन ए में है। हमने 3 जीरो शुरू में छोड़ा था, आप ये भी बात ध्यान रखिए, 3 जीरो छोड़ा था। लेकिन जीरो से गुना करने पर कभी भी मेरे दोस्त इकाई अंक पे प्रभाव नहीं पड़ता है। यूनिट डिजिट नेवर चेंज। वेन हम किसी भी जीरो वाले जैसे 100 से या 1000 से किसी भी चीज़ से गुना करें तो यूनिट डिजिट कभी बदलता नहीं है। ठीक है। भले ही यूनिट डिजिट का प्लेस चेंज होकर वो दूसरे तीसरे टेंस या फिर थाउजेंड्स प्लेस किसी प्लेस पे और चला जाए, यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार किसी और स्थान पे चला जाए, लेकिन वो अंक जो होगा डिजिट वो सेम रहेगा। ठीक है। भले ही आगे पीछे जीरो बढ़ जाएगा, आगे बढ़ेगा एक्चुअली में लास्ट में। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यूनिट डिजिट से डायरेक्ट बोल दिया कि ऑप्शन ए सही है। अगर आपको पूरा पूरा भाई आंसर चाहिए तो आप कहोगे कि चलो घटाते हैं फिर इसको, तो आप घटाएंगे तो ये 6 आ गया। फिर यहाँ पे 11 में से 6 जाएगा 5, ये 156 आएगा। और हमने जो 3 जीरो लगा छोड़ा था वो 3 जीरो आप चिपकाएंगे तो ये कितना कहलाएगा बताइए दोस्त, 1,56,000। 1,56,000 का मतलब 1.56 लाख। तो ऑप्शन ए सही उत्तर होगा ऐसे। आगे बढ़ते हैं अब। तो सवाल काफ़ी अच्छा था ये, उतना भी अच्छा नहीं था लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट का यूज था इसमें। तो आपको कैसा लगा सवाल आप ज़रूर से कमेंट करके हमें बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अब देखिए एक और धमाकेदार सवाल सामने आ चुका है हमारे पास, काफ़ी गौर से आपको समझना पड़ेगा। देखिए सवाल में क्या दिया गया है दोस्त, कि एक व्यक्ति जो है वो 40 वस्तुओं को क्रैमुल के 20% पर अंकित करता है, यानी कि क्रैमुल से 20% ज़्यादा लिख के अंकित करता है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है। वह अंकित मूल्य पर 10 वस्तुओं को 10% छूट पर और 20 वस्तुओं को 15% छूट पर बेचता है। यदि वह अब भी कुछ लाभ प्राप्त करता है तो शेष वस्तुओं को अधिकतम कितनी छूट वह दे सकता है। यानी कि कुछ हल्का फुल्का लाभ प्राप्त करने के लिए वह जो बाकी बची वस्तुएं हैं उन पर कम से कम अधिक से अधिक कितना छूट दे सकता है ताकि उसको कुछ ना कुछ लाभ हो। ठीक है। तो हम देखते हैं क्या कर सकते हैं ऐसे सवाल में। देखिए पहले तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर 40 वस्तुएं हैं और परसेंटेज का बात है तो हम जरूरी नहीं है कि 40 वस्तु लेकर चलें, हम उनका रेशियो भी ले सकते हैं। जैसे लेट से टोटल 40 वस्तुएं हैं, 40 वस्तुओं में से आपको बोला दोस्त कि 10 वस्तुओं पर उसने 10% छूट दे दिया। पहला बात तो कि आप ये मान लीजिए कि उसके लिए सीपी कितना था, 100 था, तो वो दाम कितना लिख दिया दोस्त, एमपी कितना कर दिया उसने, 20% ज़्यादा लिख दिया यानी कि वो 120 रेट उस पर लिख दिया। ठीक है। हर एक वस्तु पर। अब ये कह रहा है कि 10 वस्तुएं जो हैं, देखिए यहाँ पे 10 वस्तु है, फिर 20 वस्तु है और टोटल 40 था तो 10 20 और तो 30 हो गया, 10 और 20 मिला के 30 वस्तुएं हो गई। तो बच कितनी गई हमारे पास, 10 वस्तुएं और बच गई, 40 में से 10 रह गई, 30 अगर बेच दिया तो एक्चुअली में वस्तुओं का अगर आप देखते हो तो वस्तु पहले 10 था, फिर 20 था और लास्ट टाइम में 10 बच गया। तो एक्चुअली में इनका अगर आप रेशियो लेते हैं तो ये 0 0 कट जाएगा, तो हम 1:1 का रेशियो बना लेते हैं। ठीक है। हम ये मान लेते हैं कि टोटल वस्तु 40 नहीं 4 है, यहाँ पर टोटल वस्तु 4 है। इसमें से कैसे बेचा उसने, एक बार एक वस्तु बेचा, फिर 2 बेचा और फिर एक। ये 10 था एक्चुअली में, ये 20 था और ये फिर से 10 बच जाता तो हमने इसको काट लिया है, तो ये बच गया 1:1 का रेशियो। किसके लिए, वस्तुओं के लिए। अब यहाँ से आप देखते दोस्त, सबसे पहले बहुत गौर से बात समझिए कि पहली वस्तु को, एक वस्तु को वह कितना में बेचा है, 10% की छूट पर। अब देखिए अगर दाम है दोस्त 120 रुपये और 10% की छूट पर बेचेगा तो कितने में बेचेगा आप ही बता दीजिए। 120 का 90%, 12 9 108, 108 में बेचेगा, या आप 10% का मतलब 12 घटा लीजिए। फिर दूसरी बार क्या करता है कि सेकेंड टाइम में वो 15% छूट दिया है। 120 में से 15% छोड़ देंगे तो कितना बच जाएगा बताइए जरा। 120 का 15% कितना हो जाएगा दोस्त, 18 होगा। कैसे मैंने निकाला, मैंने बोला कि 120 का 10% निकाल लो तो वो 12 हो जाएगा, 5% और निकाल लो तो 12 का आधा 6, तो 12 और 6 18 हो गया। ठीक है। तो 18 अगर 120 में से छोड़ देगा वो, 120 में से 15% छोड़ रहा है यानी कि 18 छोड़ देगा। ठीक है। तो 18 छोड़ेगा 120 में से तो 102 का बेचेगा एक वस्तु। ठीक है।
और नेक्स्ट टाइम का हमें तीसरा का बताना है कि तीसरा पर कितना का डिस्काउंट दे, तो वो तीसरा का हम बाद में देखेंगे। पहले यहाँ से देखते हैं कि ये टोटल 108 रुपये दोस्त, और ये 102 के हिसाब से दो वस्तुएं यहाँ पे है, तो 102 के हिसाब से दो वस्तुएं कितनी हो गई, 204। तो टोटल ये 204 है एक्चुअली में 204। अब यहाँ से टोटल उसने कितना रुपया प्राप्त कर लिया, तो आप बोलेंगे कि 312 रुपये उसने हासिल कर लिए। ठीक है, अब पहले ये बताइए कि उसने खरीदा कितने में होगा, तो आप बोलेंगे दोस्त एक की सीपी अगर 100 थी तो चार वस्तुओं की सीपी कितनी हो गई, 400। यानी कि 400 में उसने टोटल खरीदा होगा चारों वस्तुओं को, और उसने तीन वस्तु को बेचा है, तो 312 उसने कमा लिया है। अब और उसको कितना कमाना बाकी रह गया है दोस्त, तो आप बोलेंगे कि तीसरी वस्तु को एटलीस्ट उसको 88 रुपये में बेचना पड़ेगा। 400 में से हमने 312 को घटा लिया। अब अगर वह 88 रुपये में, देखिए ये 88 है दोस्त, यहाँ पर मैंने 88 लिखा है। अगर वह 88 रुपये में बेचता है लास्ट वाली बची हुई वस्तु को, तो उसका दाम जो होगा वो सीपी के इक्वल आ जाएगा, यानी कि 400 का 400 उसका वापस मिल जाएगा। अभी हम लाभ की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या बात है, मैंने आपको क्या समझाया, आप जरा गौर फरमाइएगा। मैंने बोला कि अगर वह दोस्त जो लास्ट वाली वस्तु है, अगर उसको 88 रुपये में बेचेगा तो उसको कोई लाभ नहीं होगा और ना ही कोई हानि होगी। तो एट लीस्ट 88 में बेचने के लिए उसको कितना डिस्काउंट देना पड़ेगा, आप बताइए जरा। तो आप बोलेंगे कि 120 तो दाम लिखा है और 88 में अगर बेचेगा तो 32 रुपये का डिस्काउंट देना पड़ेगा। कितने पर दोस्त, 120 पर, और गुना का 100। ये लास्ट से लास्ट डिस्काउंट कर सकता है, इसके बाद डिस्काउंट करेगा तो वो हानि में जाने लगेगा, ठीक है। और अधिकतम यही छूट वो दे सकता है। इससे ज़्यादा अगर वो छोड़ा, 32 रुपये से ज़्यादा छूट दिया तो वो हानि में जाने लगेगा, क्योंकि 32 रुपये का छूट देने के बाद वो अपने क्रैमुल के बराबर आ जा रहा है, 400 के बराबर आ जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप बात समझ पा रहे हैं कि नहीं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैंने बोला दोस्त कि दो वस्तु को बेचकर उसने 312 रुपये कमा लिए, लेकिन अगर वह टोटल 400 रुपये कमा ले तो क्रैमुल के बराबर बनेगा अभी, और 400 से ज़्यादा बनाएगा तब तो उसको लाभ होगा, ठीक है। तो कम से कम क्रैमुल के बराबर लाने के लिए उसको और तीसरी वस्तु को 88 रुपये में बेचनी पड़ेगी, क्योंकि 312 तो मिल गया है इसको दो वस्तुओं से, तीसरी को अगर 88 में बेचेगा तो 400 यानी कि सीपी के बराबर हो जाएगा। अब इससे नीचे बेचेगा तो हानि हो जाएगा उसको, और हमें हानि चाहिए नहीं। तो इसीलिए हम कहेंगे कि लास्ट वो कितना का छूट दे सकता है, अगर 88 में बेचना चाहे और 120 दाम लिखा है तो आप बोलेंगे 32 रुपये छोड़ सकता है लास्ट वो 120 पर। इसको आप काट लीजिए, जीरो से जीरो कट जाएगा, और ये 3 चौके 12, ये 8 चौके 32, तो ये आ गया 80/3। अगर ये 81/3 होता तो 27 आ जाता है, यानी कि 26 पॉइंट ये समथिंग बनेगा। 26 पॉइंट समथिंग का मतलब ऑप्शन बी 26 कम से कम छूट दे सकता है, और 26 पॉइंट यहाँ पर समथिंग आ रहा है, यानी कि उससे ज़्यादा देगा तो उसको लाभ मिलेगा, ठीक है। तो 26 अपने आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए अगला सवाल काफ़ी आसान वाहियात सा सवाल है, तो ऐसे आसान सवाल भी आते हैं। देखिए अभी मैंने जो ऊपर सवाल बताया आपको एक दो, वो आपको थोड़े टफ लग रहे होंगे, लेकिन वो किसी किसी शिफ्ट में और कभी कभार वैसे आते हैं सवाल, ठीक है। और अगर आ भी गए तो टोटल मान लो 25 मैथ के क्वेश्चन आने हैं, तो वैसे एक से दो ही क्वेश्चन मिलेंगे, और बाकी ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं वो ईजी होते हैं, ठीक है, जिसमें आप बिना पेन छुए भी आप क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे यहाँ पर देखिए 850 है, क्या है ये, अंकित मूल्य यानी कि दाम 850 लिखा है, ठीक है। और क्रय मूल्य यानी कि खरीदारी है कितने की, 748 की, तो छूट कितना मिला होगा बताइए। 850 की वस्तु 748 में खरीद लिया तो कितना छूट हो गया। तो आप एक तो ये देख सकते हैं कि 850 में से 748 को घटा दो, कितने का छूट हुआ 850 पे, वो काउंट कर लो। या मैं कहूँगा कि इनका रेशियो ले लो। रेशियो का मतलब देखिए 850 लिखा है और 748 में आपने खरीदा। अगर आप इसको, ये 85 17 से कट रहा है तो 17 पचे 85, मैंने 50 बना दिया इसको। 17 से इसको कटाएंगे तो 17 चौके 68, और फिर से 17 चौके 68। देखो 50 और 44, अब देखो 50 की वैल्यू अगर 100 होती, यानी कि इसको डबल करना पड़ेगा, तो इसको भी डबल कर देंगे 88। अब 100 की वस्तु अगर 88 में खरीद रहे हैं तो 12% का डिस्काउंट हो गया, ऑप्शन ए, ठीक है। मैं ये कोशिश करता हूँ हमेशा कि अंकित मूल्य को मैं 100 बना दूं या फिर सीपी को 100 बना दूं, आप भी ऐसा कोशिश कर सकते हैं, तो ऐसे कैलकुलेशन इजी हो जाती है। मैंने बोला कि देखो इसको कटा कर मैंने इसको 50 बना दिया और इसको 44 बना दिया, ये आगे भी कट रहा है, एक बार और कट जाएगा, लेकिन मैंने नहीं कटाया क्योंकि मैं समझ रहा हूँ यहाँ से कि ये जो 50 है इसको 100 बनाना ईजी है मेरे लिए। तो मैंने 50 को 50 को 100 बनाने के लिए डबल कर दिया, तो इस 44 को भी तो डबल करना पड़ेगा, तो ये 88 बन गया, यानी कि 100 अगर दाम होता तो 88 में मिलता वो, तो 12% का छूट हो जाता। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक ये सवाल है हमारे पास, रवि एक पुराने स्कूटर को 18,000 में बेचता है, ठीक है। तो उसे 10% की हानि होती है, 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए वह कितना में बेचेगा बताइए। ये एक नंबर सवाल जैसा है कि नहीं मेरे दोस्त। मैंने एक नंबर जो सवाल समझाया था बिल्कुल सेम टाइप का है। जो भी दोस्त एक नंबर सवाल किए होंगे
वो ज़रूर से इस सवाल को बनाकर देख सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके पहले बनाकर ट्राई ज़रूर मार लीजिए, अगर पहले आपने पीडीएफ नहीं सॉल्व किया है तो। तो देखिए, मैं कहूँगा कि 10% की हानि है, जिसका मतलब होता है 10% हानि, मतलब मैंने बोला था 100 में से आप 10 लेस कर दीजिए, तो 10 लेस कीजिएगा तो ये 90% बनेगा, जिसकी वैल्यू कितनी है 18,000 है। और हमसे 15% का लाभ चाहिए, यानी कि 115 की वैल्यू पूछ रहा है। 15% लाभ की वैल्यू मतलब 100 में 15 जोड़ देंगे तो 115 की वैल्यू पूछ रही है। आप बोलेंगे कि यहाँ से देखो दोस्त, ये डबल है, इसका गुना 2 करना पड़ेगा, तो ये भी डबल होगा। एक्चुअली में डबल मैं कहाँ देख रहा हूँ, देखिए मैं जीरो की बात नहीं कर रहा हूँ। जीरो तो हम बाद में संभाल लेंगे दोस्त, पहले नन जीरो नंबर की बात कीजिए। तो अगर 9 को आपको 18 बनाना है तो डबल करना पड़ेगा। तो इसको भी मैं अगर डबल करता हूँ तो ये बनेगा 230, यानी कि 23 दिखना चाहिए आंसर में, और ये ऑप्शन डी में है। दिख गया 23? और बताइए, अब आप पूरा सॉल्व करना चाहते हैं तो आप देखिए, हमने डबल किया तो यहाँ पर एक जीरो था, इसमें 3 जीरो है, यानी कि 2 जीरो एक्स्ट्रा चिपका है। तो इस 23 पर जो एक जीरो आया है, यहाँ भी 2 जीरो एक्स्ट्रा चिपका दीजिए तो 23,000 बन जाएगा। ऑप्शन डी आ जाएगा बस, और कोई बात नहीं। और तरीका, आपको कॉन्सेप्ट जानना है तो आप पहले सवाल में जाइए, मैंने यहाँ पर बस कैलकुलेशन बचत की है। आगे बढ़ते हैं अब। देखिए, एक इस टाइप के सवाल काफ़ी आते हैं, तो ये टाइप काफ़ी इजी है। आप चाहें तो डायरेक्ट ही इसको चेंज कर सकते हैं कि जो बिक्रैमुल वाला पार्ट है वो क्रैमुल बन जाता है एक्चुअली में, और जो क्रैमुल वाला बात है ये बिक्रैमुल बन जाता है। अब कैसे बनता है ये मैं लिख के एक बार समझा देता हूँ आपको। 12 पेन का क्रैमुल, यानी कि सीपी, 12 वस्तुओं का सीपी बराबर है 8 पेन के बिक्रैमुल के बराबर, यानी कि 8 की एसपी के बराबर। बिक्रैमुल यानी कि एसपी। अब यहाँ से आप सीपी बाई एसपी निकाल लो रेशियो इनका, तो ये आ जाएगा 8/12। और मैं हमेशा आपको बोल रहा था कि सीपी या एमपी को मैं 100 बनाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से आप एक काम कर सकते हैं, पहला कि 8 में खरीद कर 12 में बेच रहे हैं तो 4 का फ़ायदा हो गया। तो आप बोलेंगे दोस्त कि 4 का फ़ायदा हो गया कितने पर, खरीदारी कितनी की है 8 पर, और गुना में 100। और आप इसको कटा देंगे तो 4 दूना 8 और 2 से 50 दूना 100, यानी कि 50% आंसर आएगा। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब एक तरीका तो ये है, या फिर दूसरा तरीका मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो और इजी है। उसमें मैंने क्या बोला कि मैं सोचता हूँ कि 100 बना दूँ इसको। तो अगर सीपी को मुझे 100 बनाना होता तो मैं कहता कि चलो इसको काटते हैं एक बार। तो ये आ जाएगा 2 चौके 8 बटा 3 चौके 12, 2/3। अब देखो, इसको 100 बनाना होता तो मैं किससे गुना करता, 50 से, तो इसको भी 50 से गुना कर देता तो ये 150 बन जाता। अब 100 की वस्तु 150 में बेची गई, यानी कि 50 का फ़ायदा हो गया। ऑप्शन सी अभी भी सही है। आगे बढ़ते हैं। अब कौन सा तरीका आपको बेहतर लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। और ये है हमारे चैनल का नाम दोस्त, अगर आपको नहीं पता है तो एनके मैथ्स, उसके बाद हमारा नाम आता है नंदू कुमार, एनके मैथ्स नंदू कुमार। आप इस यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का भी नाम सेम है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं पीडीएफ्स के लिए। आगे बढ़ते हैं अब देखिए, ये कतई आसान सवाल है हमारे पास। यहाँ पर पूछा गया है 10% छूट के बाद बस। अब ऐसी अगर सवाल आते हैं तो अगर आप इन सवालों में भी टाइम खपा देते हैं, यानी कि टाइम वेस्ट कर देते हैं, तो फिर आप काबिल नहीं हैं एसएससी की दोस्त, और ना ही रेलवे के काबिल हैं। ऐसे सवालों में आपको पेन भी नहीं छूना चाहिए। पेन छू दिया तो कोई बात नहीं, टाइम नहीं लगाना चाहिए। चाहे आप पेन छुओ या जूता छुओ, उससे मतलब नहीं है, लेकिन टाइम बिल्कुल कम टाइम में आपको करना है, ठीक है, कम से कम टाइम। अब यहाँ पे 10% छूट, मैंने छूट का मतलब बोला है दोस्त, छूट यानी कि डिस्काउंट, और ये 100 में से हम माइनस करते हैं। तो 100 में से अगर आप 10 माइनस करते हैं तो बचेगा 90%, जिसकी वैल्यू आपको दी हुई है 486। और हमें बतानी है एमपी। एमपी को मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि 100 मानते हैं, तो 100% की वैल्यू बतानी है। बताओ, 9 से इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा। तो आप बोलेंगे जी कि 9 पचे 45 और 9 चौके 36, बस 54 दिख गया। तो हमें ऑप्शन बी में 54 दिख रहा है, क्योंकि हमें इस जीरो से कोई लेना देना नहीं है दोस्त। मैं बार बार कह रहा हूं कि आप पहले नन जीरो नंबर ढूंढो। नन जीरो का मतलब जो जीरो नहीं है। हिंदी वाले दोस्त समझ लो, शून्येतर संख्या बोलते हैं हिंदी में, लेकिन प्योर हिंदी जानने की जरूरत नहीं है। आप नन जीरो का मतलब समझो जो जीरो नहीं है। हमें ऐसे अंक पहले ढूंढने हैं ऑप्शन में, ठीक है। तो मैंने 9 से काटा और देखा कि इसमें तो केवल जीरो ही है। हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें तो केवल जीरो ही है। इसकी बात भूल जाओ, पहले आप नन जीरो नंबर ढूंढो कि क्या आ रहा है नन जीरो डिजिट से। तो मैंने 9 से इसको काटा। इस जीरो को भी देखो मैं भूल चुका हूँ। मैं किस किस जीरो को भूल गया हूँ। जीरो की तो मैंने बात ही नहीं करी कि जीरो से बेकार में कैलकुलेशन बढ़ाने की जरूरत नहीं है। इन दोनों जीरो को और इस जीरो को मैंने गोली मार दिया, यहीं से 3 गोली मारा और तीनों जीरो उड़ गए, ठीक है। उनको बाद में मैं यूज कर सकता था, लेकिन कब, जब सारे ऑप्शंस में देखो, जैसे मेरा 54 आया यहाँ पर, अगर इस ऑप्शन में भी 54 होता और एक जीरो लेट से होता, यहाँ पर 54 होता, 2 जीरो ऑप्शन में होता, तीसरे ऑप्शन में 54 होता और 4 जीरो होता, ये 54 है, पांचवें में भी 54 होता और ये पॉइंट लेट से आ जाता। अगर ऐसे ऑप्शन होते कि हर एक में नन जीरो जो अंक है वो सेम है, 54 54 54 सब में है, तब मैं इस जीरो को भी ध्यान में रखता और जीरो से मल्टीप्लाई कर लेता। एक्चुअली में जीरो कहने का मतलब 100 या फिर 1000 या फिर 10 है, ठीक है।
तो इस बात को आप गौर फरमाइएगा कि अगर ऑप्शन में सारे अंक अलग अलग हैं तो आप डायरेक्ट नॉन जीरो नंबर अंक को देखिए कि क्या आ रहा है। 54 आ गया तो 54 ऑप्शन बी में दिख गया, हो गया आंसर। अब आगे ये नहीं कि उसको 100 से गुना करें, ये करें वो करें और देखें कि भाई 54 पर एक जीरो आएगा या दो जीरो आएगा या कितना जीरो आएगा, उससे कोई मतलब नहीं है दोस्त। वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। आगे बढ़ते हैं अब और अगले सवाल पर आते हैं। अब देखिए ये अगला सवाल है, कहने को तो काफ़ी आसान है बट आपको कॉन्सेप्ट थोड़ी समझनी पड़ेगी, लैंग्वेज समझनी पड़ेगी। एक्चुअली में कॉन्सेप्ट की ज़रूरत नहीं है, लैंग्वेज की ज़रूरत है यहाँ पर। 9 रुपये प्रति वस्तु के बजाय अगर 12 रुपये प्रति वस्तु से बिक्री की जाती है तो कुछ वस्तुओं के, देखिए वस्तुओं का संख्या यहाँ पर आपको नहीं दिया है कि कितनी वस्तुएं हैं, कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बीच का अंतर आ जाता है 150 रुपये। ठीक है। अब यदि इन वस्तुओं का क्रय मूल्य 250 रुपये है तो आपको बताना है कि 21 वस्तुओं को बेचने पर क्या विक्रय मूल्य बनेगा अगर 20% का लाभ भी लेना है आपको। काफ़ी इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है, आप थोड़ा ज़रूर समझिएगा। द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइसेज ऑफ सम आर्टिकल्स, आर्टिकल्स की नंबर कितनी है ये नहीं दिया। इफ़ सोल्ड फॉर रेट 12 पर आर्टिकल इंस्टीड ऑफ 9 पर आर्टिकल, यानी कि इंस्टीड का मतलब होता है के बदले में। ठीक है, हिंदी वाले लोग समझ लो, ये कभी आपके काम आ सकता है। ठीक है, यानी कि 9 रुपये के बदले में अगर किसी वस्तु को 12 रुपये की दर से बेचते हैं तो 150 रुपये का अंतर आ जाता है उतने ही वस्तुओं के विक्रय मूल्य में, यानी कि बिक्री मूल्य में। अब ये कह रहा है कि अगर सभी का जितनी भी वस्तुएं हैं उनका कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य जो है वो 250 रुपये है, तो आपको बताना है कि द सेलिंग प्राइस ऑफ 21 आर्टिकल्स इफ प्रॉफिट अर्नड इज 20%, यानी कि 20% का लाभ लेकर अगर 21 वस्तुओं को बेचा जाए तो कितना विक्रय मूल्य बनेगा। तो देखिए पहले तो आप ये समझ लो दोस्त कि कितनी वस्तुएं हमें ये नहीं पता है, लेकिन ये पता कर सकते हैं हम कैसे। 12 के बदले हम 9 रुपये में बेचेंगे तो एक वस्तु पर कितना का अंतर आ जाएगा, 3 रुपये का अंतर आ जाएगा। अब हमारे हिसाब से एक वस्तु पर 3 रुपये का अंतर आ रहा है, लेकिन सवाल में ये अंतर है कितने का, 150 का। इसका मतलब एक पर 3 रुपये का अंतर तो 150 पर कितने का आएगा, यानी कि 150 कितने वस्तु पर आएगा, 50 वस्तु पर। आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम ये कहते कि नहीं हमें एक ही वस्तु बेचा है हमने और 9 के बदले में हमने 12 बेच दिया तो 3 रुपये का हमारे पास अंतर आ जा रहा है। लेकिन सवाल के हिसाब से ये अंतर 3 नहीं है, ये कितना है, 150 है, यानी कि ये 50 गुना है। तो आप बोलें कि वस्तु भी 50 गुना है, यानी कि एक का 50 गुना 50, यानी कि टोटल वस्तुओं की संख्या कितनी है, 50 है। ये पहला बात आपको समझना पड़ेगा। और जिन मेरे भाई दोस्तों को ये बात समझ नहीं आ रही उनके लिए मैं एक्स भी ला देता हूँ। आप एक्स के साथ खुश रहेंगे तो देखिए यहाँ पर एक्स का मतलब आप कुछ भी समझ सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप खुश रहेंगे तो मैं एक्स को ला देता हूँ। ठीक है, देखिए 9 रुपये, पहले आप ये समझ लो कि वस्तुओं की संख्या को हमने मान लिया कि एक्स, नंबर ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है, नंबर ऑफ हमने आर्टिकल्स कितना मान लिया, एक्स। वस्तुओं की संख्या हमने एक्स मान लिया। अगर एक्स वस्तुएं होती तो आप 12 रुपये के भाव से बेचते तो आपको 12x रुपये मिल जाते हैं। अगर 9 रुपये के भाव से बेचते तो आपको 9 रुपये मिल जाते हैं, 9x रुपये। और इनका अंतर सवाल के हिसाब से है 150। यहाँ से आप बोलते कि 3x की वैल्यू 150 है, तो फिर आप बोलते कि x की वैल्यू 150 हो गई। x की वैल्यू 150 हो जाने का मतलब, अब यही बात मैं इतना करके नहीं, मैं डायरेक्ट समझाना चाहता था आपको दोस्त कि ये सब फालतू के काम है, टाइम वेस्ट करने वाले काम है। ठीक है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप ऐसी तैयारी करो कि एक्स से बिल्कुल दूर हो जाओ, जितना आप एक्स से दूर रहोगे तैयारी अच्छी रहेगी आपकी। ठीक है, अब यहाँ पर भी आप एक्स का मतलब कुछ भी समझ सकते हैं, कोई भी एक्स समझ सकते हैं आप। एक्स के कई सारे मीनिंग आते हैं आजकल। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्त कि 12 और ये 9 है, यानी कि एक वस्तु, अगर हमने एक ही वस्तु बेचा होता तो हमें 3 रुपये का अंतर आता, लेकिन ये अंतर 150 के बराबर है, यानी कि 50 गुना है। तो वस्तु भी एक नहीं है, उसका 50 गुना है, यानी कि वस्तुएं 50 हैं। और 50 वस्तुओं का अगर क्रय मूल्य 250 है तो एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया दोस्त, 5 रुपये। इजी, बस यही मेन चीज़ आपको यहाँ पर निकालनी थी, एक वस्तु का क्रय मूल्य निकालना था, बस खेल खत्म। एक वस्तु का आपने क्रय मूल्य निकाला, उसके बाद खेल खत्म। चुटकियों में आप आंसर ला सकते हैं, कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त इस सवाल में, बस लैंग्वेज। आप लैंग्वेज समझो। एक वस्तु का क्रय मूल्य जैसे आपने निकाला कि 5 रुपये है, मैंने कैसे निकाला, मैंने वस्तुओं का संख्या बता दिया कि 50 है। और अगर 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य 250 दिया है तो एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना हुआ मेरे दोस्त, 5 रुपया। और अगर एक वस्तु का क्रय मूल्य 5 रुपये है तो ऐसे 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य 5 गुना में 21 हो जाएगा। लेकिन आपसे ये क्रय मूल्य नहीं पूछा है, आपसे विक्रय मूल्य पूछा है जब 20% का लाभ चाहिए। तो 20% लाभ का मतलब 120/100 से गुना करना है, और इसको गुना करेंगे तो आपको पता है कि कितना आएगा दोस्त। ये आप कटा दो, या अब देखो 21 से कटने वाला ही आंसर ढूंढ लेते, 126 आ जाता है, काम खत्म। इसमें 21 जैसे आपको दिखा तो 21 से कटने वाला आंसर ढूंढो, 126, हो गया काम खत्म। ठीक है, अब इसको आप कटा भी सकते हो, तो आप कटाओगे तो ये 5 से 20 2500, और ये 20 छक 120 और 21 छक 126 होता है। अपना आंसर आ गया, काम खत्म। आगे बढ़ते हैं अब,
और मज़ा आ रहा है तो ज़रूर से लाइक और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको कैसा लग रहा है। आगे बढ़ते हैं अब देखिए ये अगला अति उत्तम सवाल आ गया। देखने में काफ़ी छोटा है लेकिन बनाने में उतना ही बड़ा हो सकता है अगर आपने दिमाग नहीं चलाया तो। ठीक है, देखिए इस सवाल में बोला गया है कि अंकित मूल्य x है किसी वस्तु का और उस पर x माइनस 40% का छूट दिया गया, तो उसका दाम बन गया कितना, x माइनस 32 रुपये देना पड़ रहा है। तो आपको बताना है कि अंकित मूल्य यानी कि ये जो x है इसकी कीमत कितनी है। x की वैल्यू बतानी है आपको, एक्चुअली में x की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो देखिए ज़रा ध्यान से बात समझिए। मैंने आपको जैसे बोला था कि छूट का मतलब 100 में से उसको घटाते हैं, तो हम बोलेंगे दोस्त कि अगर रेट हमारे पास x लिखा हुआ है दाम उस पर, तो हम लिख दिए x और हमें इतना परसेंट का छूट देना है यानी कि 100 में से इसको हम घटाएंगे। तो 100 में से इस चीज़ को घटाओगे तो ये आ जाएगा 100 और माइनस का x और प्लस का 40 यानी कि ये 140 बन जाएगा एक्चुअली में, और माइनस का x और बाई 100 इज इक्वल टू ये दाम कितना बन रहा है, x माइनस 32 के बराबर बन रहा है। ठीक है, आप चाहें तो इस 100 को उधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो ये कितना बन जाएगा, ये बनेगा x और इंटू का 140 माइनस का x, एक मिनट, ये x और इक्वल टू हो जाता है ये 100 और इंटू का x माइनस 32, ये वैल्यू आती। अब यहाँ से आप सिंपली देख सकते हैं पहला बात कि अगर मैं x से मल्टीप्लाई करूँ तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएगा यानी कि द्विघात समीकरण बना देगा। और हमें द्विघात समीकरण अगर बनाएंगे दोस्त तो लंबा पड़ जाएगा, आपको भी पता है कि द्विघात समीकरण फिर हल करना पड़ेगा। उससे बेहतर है कि आप क्या करो, अगर आप हल कर सकते हैं तो हल कर लो, टाइम है तो, या फिर आप ऑप्शन ट्राई कर लो। अब ऑप्शन भी ट्राई करना है तो ऐसे नहीं है गैरू जैसे, ऑप्शन ट्राई करेंगे हम लोग स्मार्ट तरीके से। कैसे, जैसे मैं 75 को अगर ट्राई करूँ, देखिए अगर मैं यहाँ पर ऑप्शन से 75 को उठाता हूँ तो आप बोलें कि अगर मैं 75 लेता तो ये बनता x की जगह पर 75 और इंटू में 140 में से 75 घटाएंगे तो यूनिट डिजिट, पहले मैं यूनिट डिजिट पर ही काम करूँगा। ठीक है, 10 में से 5 जाता तो इकाई अंक 5 आ जाता, और राइट साइड में आप देख रहे हैं कि 100 से अगर हम गुना करेंगे तो कभी भी इकाई अंक 5 नहीं आ सकता है, इकाई अंक तो 0 आ जाएगा। और यहाँ पर अगर 85 अगर आप रखते हैं या 75 जो भी आपके ऑप्शन में है, अगर आप 0 में से 5 घटाएंगे तो यूनिट डिजिट 5 आएगा, और 5 को 5 से गुना करेंगे तो यूनिट डिजिट 5 आएगा, और इधर यूनिट डिजिट 0 है जो कि कभी बराबर नहीं हो सकता। यानी कि 75 अपना गलत जवाब है, 75 तो सही नहीं हो सकता है। फिर हम 60 को रखते हैं, दूसरा ऑप्शन हमारे पास 60 है, तो हम यहाँ पे 60 को पुट करते हैं। देखिए कि 60 अगर रखेंगे तो क्या होगा, ये सही नहीं है, तो 60 रखेंगे तो ये बनेगा 60। ठीक है, और इधर बनेगा 60 माइनस का समथिंग, यहाँ पे 100 और 60 में से ये घटा देंगे तो ये आ जाएगा कितना हमारे पास, 60 में से ये घटाएंगे तो 28। अब देखो इधर 28 गुना 100 बन रहा है, इधर 60 है, इधर अब 6 इधर आ रहा है तो इधर भी तो 6 का मल्टीपल होना चाहिए, लेकिन इधर तो 3 का भी मल्टीपल नहीं है, ये 28 है और 100 है, इसमें 3 ही नहीं है कहीं पर। और हमें इधर 60 से गुना भी कराने के लिए कह दिया गया, 60 में तो 3 है भाई, और 3 इधर जब आ रहा है लेफ्ट साइड में 3 है तो राइट साइड में भी तो 3 होना चाहिए, और वो है नहीं, यानी कि 60 भी गया हमारा। अब आते हैं अगले ऑप्शन पे, 80 पे। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन आपको लगाना है। अब मैं तो बार बार मिटा रहा हूँ दोस्तों, मुझे टाइम लग जा रहा है, वरना मिटाना नहीं रहता, तो ये तो चुटकियों का खेल है। अब 80 रखो जरा, 80 अगर रखते तो ये बनता 80, और 80 में अगर 140 में से 80 घटाते तो कितना बन जाता, 60। राइट साइड में देखिए ये 100 है, अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 जीरो लास्ट में आ रहा है, इसमें भी 2 जीरो है, तो बात बनता हुआ नजर आ रहा है। और x की जगह पर 80 रखते तो 80 में से 32 जाता तो ये आता 48। अब देखो ये भी 8 छक 48 आ गया, और 2 जीरो, और इधर भी 48 और 2 जीरो, ये इक्वल हो गया, यानी कि 80 अपना सही जवाब है। तो 80 अपना सही जवाब है। आप चाहें तो इसको द्विघात समीकरण बना के सॉल्व कर सकते हैं, दोनों ही ईजी तरीका है, बस टाइम थोड़ा सा लग सकता है। ठीक है, तो ऐसे सवाल काफ़ी सारे आए हैं, CHSL का पेपर आप उठा के देख सकते हैं, एक भी सवाल हमने फेक नहीं लिया है। अपना दिन रात एक करके हमने ये वीडियो बनाया है और ये PDF तैयार किया है। दोस्त लेट से वीडियो आ रही है, लेकिन इसके कई सारे कारण हैं जो कि मैं आपको बताना ज़रूरी नहीं समझता। बस आपको अगर ऐसी वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल पे ज़रूर से बने रहिए। हो सकता है आपको 2 दिन बाद वीडियो मिले, 3 दिन बाद, लेकिन जो भी वीडियो मिलेगी वो काफ़ी दमदार वीडियो मिलेगी। आप इस बात को महसूस करते होंगे अगर वीडियो देखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये सवाल हमारे पास, अगला सवाल है दोस्त, यहाँ पर बोला गया कि एक वस्तु की कीमत है 3200, उस पर 3200 में खरीदा गया है, यानी कि कॉस्ट प्राइस है 3200, 12% की हानि पर बेचा गया तो कितने में बेचा गया होगा, ये आपको बताना है। दोस्तों ये कहने को तो आसान सवाल है, लेकिन हम जब बनाएंगे तो इसको और आसान कर देंगे। कई सारे तरीके हैं, आप DS लगा सकते हैं, मल्टीपल ढूंढ सकते हैं, लेकिन सवाल ही आसान है, क्या करें हम, किसी भी तरह से बनाएंगे तो जल्दी बना देंगे। ठीक है, आप चाहें तो 12% इसमें से डायरेक्ट घटा सकते हैं। ये 3200 है, इसका 12% कितना होगा भैया, 1% का मतलब 2 जीरो कम, 12% का मतलब 32 को 12 से गुना करना है, तो 12 तिया 36 और 12 दूना 24, यानी कि ये 384 रुपये आ जाएगा। हम घटाएंगे तो 10 में से 4 जाएगा तो 6, और यहाँ पर 9 में से 8 जाएगा, एक लास्ट का 2 अंक 1 6 आएगा, वो ऑप्शन B में है। बताओ अब क्या करें हम।
लास्ट का 2 अंक हमारे पास मिल रहा है भैया 1 और 6। तो हमने कह दिया कि भाई 1 और 6 तो ऑप्शन बी में है, आगे क्यों घटाएं हम बताओ, अब हम बेवकूफ़ थोड़ी हैं कि आगे घटाएंगे। दूसरा तरीका हमारे पास क्या है कि हम इसको ऐसे कर दें कि भैया 3200 में खरीदे थे और 12% की हानि ले लिए, यानी कि 88% में बेचना चाहते हैं। 88 में 11 देखिए तो आप 11 का मल्टीपल ढूंढोगे, लेकिन आपको 4 इसमें ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। तो मल्टीपल वाला काम हम बाद में करेंगे, पहले इकाई का अंक देखते हैं। तो इकाई का अंक देखो, हमें जीरो से तो मतलब है नहीं क्योंकि सारे में डिजिट अलग अलग हैं। तो आप जीरो काट भी लो 1 सेकेंड लगा के और इसको गुना करो जरा। तो आप अब गुना करोगे तो वही बात है फिर कि गुना दो दो अंक का है, तो आपको थोड़ी मुश्किल आ सकती है। अगर एक ही में यूनिट डिजिट 6 होता तो हम काम कर देते, लेकिन दो दो ऑप्शन में यूनिट डिजिट 6 है। तो आप अब इसको या तो गुना करो या फिर यहाँ पर 11 का मल्टीपल ढूंढ लो या डीएस देख लो। 11 का मल्टीपल भी ढूंढना आसान है, देखो ये 3 और 1 बन रहा है 4, और 4 में से 2 जाएगा तो ये नहीं है। ये 8 से 14 में से 5 2 7, ये भी नहीं है। ये 3 2 5 और ये 8 4 12 में से 5 जाएगा, ये भी 11 से कम आ गया। ये देखो तो 2 और 1 3, और 8 से 14 में से 3 जाएगा तो 11, यानी कि ऑप्शन बी सही हो गया। तो गुना करने से बेहतर है यहाँ मल्टीपल ढूंढ लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, ये जो अगला सवाल है, क्या ये पिछले सवाल जैसा सेम नहीं है? बिल्कुल सेम है। अंकित मूल्य इतना है, 12% छूट के बाद बिल्कुल सेम काम करना है। इसको छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल पढ़ के आप बताओ, क्या ये सवाल 1 नंबर जैसा नहीं है? आपको बोला गया है कि 3360 या 3060, आप पढ़ लो, रुपए में बेचा जाता है एक साड़ी को, तो विक्रेता को 15% की हानि हो जाती है। अगर 20% का लाभ कमाना चाहे कितने में बेचेगा? 1 नंबर सवाल जैसा है। मैं इसको छोड़ के आगे बढ़ जाता हूँ। आपको कोई दुख तकलीफ नहीं होना चाहिए इससे, क्योंकि ऐसे सवाल मैंने 3 3 करा रखे हैं शुरू में। अब आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पर आते हैं। मैं आपको आंसर बता देता हूँ इसका, कि आप अगर बनाना चाहते हैं तो आपको आंसर में कोई परेशानी नहीं हो दोस्त, ठीक है। इसका आंसर आएगा कौन सा दोस्त, 1 मिनट मैं थोड़ा देख लूँ, और नहीं दिखेगा तो अब सॉल्व ही कर दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आंसर इसका डी आएगा, ठीक है। इसका आंसर डी आएगा, आप बना के चेक कर लेना। आगे बढ़ते हैं अब। ये एक सवाल आ गया हमारे पास कि 1100 में, ये देखिए भाई CHSL वालों ने सही सवाल दिया है, लेकिन ये मैंने PDF जहाँ से लिया है वहाँ पे गलत टाइप हो गया है। ये जो 879 है, ये 879 नहीं है एक्चुअली में, ये 979 है, ठीक है। नहीं तो आंसर तो आने से रहा है इसमें, ऑप्शन चारों ऑप्शन गलत हो जाएंगे ऐसे तो, ठीक है। तो सवाल है कि एक दुकानदार ने वस्तु का दाम लिखा है 1100, अंकित मूल्य है उसका, डिस्काउंट के बाद उसको बेचा है 979 रुपये में, तो कितने का डिस्काउंट दे दिया? काफ़ी आसान सवाल। देखिए 1100 रुपया है और बेच दिया 979 में, तो हम रेशियो ले लेंगे, क्योंकि जब परसेंटेज निकालना है तो रेशियो से परसेंटेज चेंज नहीं होता है। तो हम 11 से, यहाँ पे है तो ये 11 से काट के देखते हैं कटता है कि नहीं। 11 8 88, और फिर कितना बचेगा? तो आप बोलेंगे 7 2 9, 11 9 99। अब ये अगर 100 है तो ये हो गया 89। बताइए कितने कम में बेचा गया है? तो आप बोलेंगे 11। 11% का डिस्काउंट है, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अब। तो देखिए अब ये टाइम दोस्त 1 घंटा होने वाला है, कोई बात नहीं, 1 2 सवाल और करते हैं, बाकी के अगले वीडियो में करेंगे। देखिए दोस्त, ये अगले सवाल में आपको बोल रहा है कि एक व्यक्ति अपना फर्नीचर 25% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने उसे 15% की हानि पर बेचा होता तो 800 रुपये कम प्राप्त होते। तो क्रैमुल क्या है? क्रैमुल, क्रैमुल पूछ रहा है आपसे, यानी कि कॉस्ट प्राइस, ठीक है। देखिए मैंने ऐसा सवाल कई बार आपको बता रखा है कि ऐसे में जब एक बार लाभ पर एक बार हानि पर बेचते तो हम जोड़ देते हैं, यानी कि दोनों सेम हो अगर तो घटाते हैं, यानी कि यहाँ भी लाभ प्रतिशत है, यहाँ भी लाभ प्रतिशत होता तो हम इसको माइनस कर देते, यानी कि सेम होता, दोनों जगह हानि हानि होता तो भी हम माइनस कर लेते, दोनों जगह लॉस लॉस हो या प्रॉफिट प्रॉफिट हो, दोनों सेम बात हो तो हम माइनस करते हैं, और अगर अलग अलग बात हो तो जोड़ देते हैं। क्यों जोड़ देते हैं ये कारण भी हम बता देते हैं। 25% लाभ का मतलब 100 की कीमत आप बेच रहे हैं 125 में, दूसरे बार आप इसको बेचेंगे 15% ठाने की 85 में, तो इनका जो अंतर आएगा एक्चुअली में वो इसके योगफल के बराबर ही आएगा। इसीलिए इतना फालतू का काम नहीं करते हुए हम डायरेक्ट यहाँ पर करते हैं कि एक बार लाभ है एक बार हानि है, तो आप जोड़ लेंगे, 15 और 25 हो जाएगा 40%। की वैल्यू सवाल में कितनी है? 800 है, तो आपसे 100% की वैल्यू पूछ रही है कि कितनी हो जाएगी, क्योंकि क्रैमुल पूछ रहा है। बताओ 40 दूना 80 होता है कि नहीं? तो इसको भी डबल करेंगे 2, और बाकी तो नन जीरो नंबर, वो जीरो वाले वाहियात का। ऑप्शन सी सही आंसर हो गया। मैंने क्या किया, मैंने जीरो तो देखा ही नहीं, क्योंकि ऑप्शन में जीरो को तो गोली मारो पहले, पहले हम नन जीरो नंबर ढूंढते हैं। नन जीरो तो मैंने केवल 4 को देखा कि 4 को 8 बनाया है, यानी कि डबल किया है, तो इस एक को भी मैंने डबल कर दिया 2। बाकी सारे तो जीरो ही हैं भैया, तो वो ऑप्शन सी हो गया बस। आप कटा भी सकते हो। देखो बिल्कुल इसमें गलती के चांस नहीं है। आपको लग रहा है कि अगर जल्दी जल्दी में हम करेंगे गलत हो जाएंगे, भैया ऐसे भी 200 में 200 आ सकते हैं, ठीक है। काफ़ी लोगों ने सीजीएल मेंस में 200 में 200 ला दिया है, तो आप भी ला सकते हैं, लेकिन आप कम से कम ऐसे छोटे सवालों को तो टाइम पे कीजिए, क्योंकि देखो सवाल तो एटलीस्ट जैसा आपने एनालिसिस देखा होगा कई लोगों के, तो जो सीजीएल मेंस में क्वेश्चन आए हैं उनमें कोई भी क्वेश्चन या फिर कोई भी पेपर इतना टफ नहीं था
कि दिए गए समय में हम सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट ना कर पाएँ सही से। ठीक है, जितना टाइम हमें मिलता है 2 घंटे का, उसमें 100 क्वेश्चन किए जा सकते थे। कोई क्वेश्चन इतना टफ नहीं था, और लेट से एक क्वेश्चन टफ आ भी जाता है, और अगर ऐसे-ऐसे क्वेश्चन आए हैं, तो क्या आप ऐसे क्वेश्चन में टाइम बचा करके और उस टफ क्वेश्चन पे नहीं लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे आपको क्या कहा कि आप पहले नॉन जीरो वाला देखो, 4 को 8 कैसे बनाया है, डबल कर दिया है, तो 1 को भी आप डबल कर दो ना 2, और बाकी ये सब जो जीरो दिख रहे हैं, तो जीरो दिख रहे हैं, तो आंसर में भी बाकी 2 पर जीरो ही आएँगे, और इसीलिए ऑप्शन सी सही है। आप कटा के भी देखोगे तो बताओ, इसको काटते अगर, तो आप बोलते कि ये 40 से 40 दूना 80 कट जाएगा, यानी कि 1 का मान 20 है, तो 100 का मान कितना हो जाएगा? 2000, ये 2 जीरो एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। बस आगे बढ़ते हैं अब। ये देखिए अगला सवाल है हमारे पास। इस सवाल में आपको बोला गया है दोस्त कि 15% और 20% छूट के बाद एक वस्तु को 680 में बेचा गया है, अंकित मूल्य क्या होगा? अब देखिए, पहले विक्रय मूल्य दे दिया है और आपसे अंकित मूल्य पूछ रहा है, यानी कि उल्टा काम करवा रहा है, तो हम भी उल्टा कर देंगे भैया। जब उल्टा करवाओगे तो उल्टा कर देंगे हम, क्योंकि हमें तो पास होना है ना भाई। आप उल्टा करवा लो या सीधा करवा लो, अब भाई जब जॉब चाहिए तो आप जैसा बोलोगे वैसा तो करना पड़ेगा। तो ये 680 है। देखो मेरे दोस्त, मैं उल्टा का मतलब क्या कहना चाहता हूँ कि ये हमारा एमपी है, दाम लिखा हुआ है, और इसके बाद एसपी आता है, आप कुछ डिस्काउंट दे करके बेचते हैं। लेकिन पहले ही हमारे पास एसपी की वैल्यू पता है 680, और हमसे एमपी पूछ रहा है, यानी कि उल्टे डायरेक्शन में ये बात पूछ रहा है, तो हम उल्टे डायरेक्शन में चलेंगे। उल्टे डायरेक्शन में चलने से मेरा मतलब है कि ये 680 हम लिख देंगे, और हमारे पास 15% और 20% का डिस्काउंट है। 15% के डिस्काउंट को एक्चुअली में हम लिखते 85/100, लेकिन यहाँ हम उल्टा काम करेंगे, तो हम 85 को नीचे लिखेंगे और 100 को ऊपर लिख देंगे। इसी को मैं उल्टा काम बोल रहा हूँ, और ऊपर 100 होगा, और अगले बार 20% की छूट है, तो ये 80 बन जाएगी। आप इसको काट पीट लो। ये 5 से कटता नजर आ रहा है 17 बार में, और ये 4 से 17 बार में कट रहा है। इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, ये 4 दूना 8 कट जाएगा, 5 दूना 10 से एक जीरो कट जाएगा, 1000 आ जाएगा। ऑप्शन डी सही उत्तर है। ठीक है, इसको भी और जल्दी मैं कर देता। नॉन जीरो नंबर दिख रहा है मुझे, जीरो जीरो। जब ऑप्शन में इतने सारे जीरो देखने लगे तो आप समझ लो कि सवाल आसान है, कुछ भी कैलकुलेशन नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और करते हैं आज। अब देखिए, एक सवाल ये और कर देता हूँ मैं, इसके बाद आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करेंगे, ठीक है? क्योंकि 1 घंटे की वीडियो बन चुकी है, तो और अगली वीडियो मैं जल्द लाऊंगा। बिल्कुल भी किसी काम में फंसने वाला नहीं हूँ अभी। ठीक है, तो आप बस हमारे साथ बने रहिए और इंतज़ार कीजिए सही समय का और वीडियो आने का। और ऐसा नहीं है कि वीडियो आने के इंतज़ार में यार पढ़ाई और लिखाई छोड़ दो तुम लोग, वीडियो के लिए बैठे रहो और यूट्यूब को चलाते रहो, फेसबुक चलाते रहो, ऐसा नहीं है, ठीक है? पढ़ने के कई सारे तरीके हैं, आपके पास सोर्स की कमी नहीं है दोस्त। आज के टाइम में जब आपके पास डेटा पूरा है और नेटवर्क अच्छा है और ऑनलाइन सारी चीज़ें मिल रही हैं, वैसे सारी चीज़ें ऑनलाइन तो बेनिफिशियल नहीं होती, लेकिन पढ़ाई लिखाई एटलीस्ट आपको ऑनलाइन मिले ऑफलाइन मिले, ये जो स्टडी वाला बात है ये हमेशा आपके लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है? और अगर आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो बीच में कभी भी आप तैयारी ड्रॉप करते हैं दोस्त, तो आप बिल्कुल बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, ठीक है? तैयारी को बीच में छोड़नी नहीं चाहिए कभी भी। चाहे एग्ज़ाम सरकार या जो भी वेंडर है वो एग्ज़ाम टाइम पर ले या ना ले, वो उसका काम है। आपका पहला काम है कि अगर आप एक एस्पिरेंट हैं, एक विद्यार्थी हैं, तो आपका काम पहला होता है पढ़ाई का। उसके बाद आपके लिए कोई भी काम है, चाहे व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, एनीथिंग, आप कुछ भी करते हो, या फिर आप मेरे दोस्त वो ड्रंकर जिसको बोलते हैं यार, शराब-वराब पीते रहते हैं हमेशा, आप एक पियक्कर आदमी हो, तो भी आप अगर स्टूडेंट हो तो आपका जैसे देखिए भाई, जो ये शराब पीने वाले लोग होते हैं उनका पहला काम क्या होता है, सुबह उठेंगे जब सो करके, तो उनको पहले बस दिमाग में यही बात आएगा कि भैया कहीं से मिल जाए, एक पैक मार लें। वैसे ही विद्यार्थी का काम होना चाहिए मेरे दोस्त की। आप विद्यार्थी हैं तो आपका पहला टारगेट है कि हमें भाई पढ़ना है। पहला हमने सेट कर लिया सुबह में कि हमें आज ये पढ़ना है भाई, वो किसी भी कीमत पर हम पढ़ेंगे। बाकी चाहे घर वाले हज़ार काम हमें दे दें करने के लिए, तो वो हज़ार काम भी हम करेंगे, लेकिन कब? पहले जब हम अपना पढ़ाई कर लेंगे तब, ठीक है? अब इसका मतलब ये नहीं कि अगर सुबह में किसी ने घर पे काम कह दिया बेटा 6 बजे ये काम करना है, तो अब 6 बजे पढ़ने बैठ जाओ, कि नहीं हम तो पहले पढ़ाई करेंगे। ऐसा नहीं, आप उस टाइम को इधर-उधर कर सकते हो, टाइम को मेंटेन करो दोस्त, ठीक है? मैनेज करो उसको। यानी कि आप काम करो घर वालों का, लेकिन देखिए हर एक के पास तो काम होता नहीं है, लेकिन कई सारे ऐसे लोग हैं जो जिनके पास काम भी है और फिर पढ़ाई भी करनी है साथ में। तो आप वो काम करो, लेकिन टाइम ऐसा सेट करो कि आपने जो-जो टारगेट लिया है आज सुबह में कि हमें ये-ये पढ़ना है, वो आप पढ़ पाओ उसको, ठीक है? यानी कि आपको 1000 काम मिले हैं, तो आप 1000 काम को इधर-उधर शिफ्ट करो कि हम ये काम 3 बजे करेंगे, ये काम करेंगे सुबह 6 बजे, ये काम 10 बजे करेंगे, और इस टाइम में मैं खाली बच रहा हूँ, तो उस टाइम में मैंने जो टारगेट सेट किया है, उसको मैं सॉल्व करूँगा, उसको पढ़ूँगा, ठीक है? और हर एक तरह की आपके पास, जैसे इंग्लिश पढ़ते हैं, इंग्लिश भी पढ़िए, मैथ पढ़िए, सारे सब्जेक्ट एक साथ चलने चाहिए, ठीक है? तभी जाके बात बनेगी। आज के टाइम में दोस्त, अगर आप एक सब्जेक्ट में अगर काफ़ी
इंटेलिजेंट हो तो कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप केवल मैथ में इंटेलिजेंट हो और बाकी सब आपका जीरो है तो भी कुछ नहीं होने वाला है भैया। ठीक है, तो इसीलिए आपको तैयार रहना है हर एक काम के लिए। और चाहे घर वाले कितने भी काम दे दें फिर भी आपको पढ़ाई छोड़नी नहीं है मेरे दोस्त। पढ़ाई बीच में छोड़े तो आप भाई भले ही घर वाले लाख काम करा लें, लेकिन आप फेल होंगे तो वो तो बोलेंगे ही भाई तूने पढ़ाई नहीं किया। कौन सा हम रोज रोज तुमसे काम कराते थे, डेली डेली काम तो कराते नहीं थे। इसीलिए भैया ताना नहीं सुनना है और अच्छे से पढ़ाई करो। रेलवे का एग्ज़ाम आ चुका है, आपको पता होगा एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम है वो 28 दिसंबर से चालू हो रहा है। 28 दिसंबर 2020 से एग्ज़ाम चालू हो रहा है रेलवे एनटीपीसी का। आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम है 28 दिसंबर से चालू हो रहा है। एनटीपीसी लिखना चाहिए था। और ये चलेगा मार्च तक, ठीक है। और फिर मार्च या अप्रैल से चालू हो रहा है रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम। तो ये जो काफ़ी बड़े लेवल के एग्ज़ाम है, बड़े लेवल से मेरा मतलब है कि इसमें जनसंख्या बहुत है, संख्या बहुत है कैंडिडेट्स का। तो इसमें पार पाना है दोस्त, तो आपको सारी चीज़ें रिवाइज चाहिए। सारी चीज़ें रिवाइज का मतलब सारे कॉन्सेप्ट, सारे टॉपिक क्लियर होने चाहिए अगर आपको इसमें मतलब अच्छा मार्क्स लाना है और इस बार सिलेक्शन लेना है तो, ठीक है। और जो लोग प्रीवियस ईयर करा रहे हैं मेरे दोस्त, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एनटीपीसी का जो सबसे लास्ट ईयर पेपर हुआ था वो हुआ था 2018 में, शायद मुझे जहां तक क्लियर नहीं याद है, या उससे पहले ही हुआ हो, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन 2018 आप मान के चलते हैं और आज 2020 आ चुका है, 2 साल बीत चुके हैं। एसएससी का भी ट्रेंड बदल चुका है। 2018 भी नहीं यार, 2016 की वैकेंसी है शायद, मुझे जहाँ तक याद आ रही है एनटीपीसी लास्ट वैकेंसी। तो 16, 17 या 18 लास्ट उस समय तक एग्जाम चला होगा, 17 तक चला होगा या फिर 18 में भी चला होगा। तो आप देख रहे हैं कि 3 साल, अब चौथा साल आने वाला है या तीसरा साल आने वाला है, 2 साल तो एटलीस्ट पार हो चुका है। तो वही क्वेश्चन जो एनटीपीसी के पिछले 2 साल 3 साल पहले पूछा था उस समय काफ़ी आसान था, क्योंकि रेलवे उस समय पहला बार मुझे लग रहा है कि ऑनलाइन हुआ था, जब एनटीपीसी का ऑनलाइन पेपर हुआ था 2016 में, क्योंकि मैं भी उसमें बैठा हुआ था। ठीक है। तो उस समय पहला बार ऑनलाइन पेपर हुआ था तो काफ़ी इजी क्वेश्चन आए थे। जैसे आपको याद होगा कि सीजीएल भी जब पहला बार या सीएचएसएल पहला बार एग्जाम हुआ था ऑनलाइन तो काफ़ी इजी पेपर आ गया था 2016 में। वही केस है रेलवे में भी पहला बार पेपर हुआ था जब, तो काफ़ी इजी पेपर आ गया था। और अब जब 2021 में एग्ज़ाम होगा, अब 28 दिसंबर को आप मान लो भैया, 2-3 दिन बाद तो 2021 आ जाएगा। तो 2021 में जब एग्ज़ाम होगा तो मुझे नहीं लगता है कि उसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, वो सारे काफ़ी इजी किस्म के क्वेश्चन थे। हाँ, ये मैं बोलूँगा कि ग्रुप डी में, जो रेलवे ग्रुप डी में मैथ के क्वेश्चन आए थे उनमें कुछ क्वेश्चन टफ आए हुए थे, लेकिन रेलवे एनटीपीसी के क्वेश्चन काफ़ी हद तक ईजी थे। मतलब 80% टू 90% क्वेश्चन बिल्कुल ही ईजी थे, जो कि आप देखते देखते कर देंगे। और आप ऐसा मत समझो कि जो लोग भैया ये सीजीएल की तैयारी करते हैं वो लोग इस एनटीपीसी में नहीं है, वो लोग भी एनटीपीसी में हैं। तो एनटीपीसी वालों दोस्त, अगर आपको क्वालिफाई होना है, सिलेक्शन लेना है, तो सीजीएल वालों से तो टक्कर लेना पड़ेगा एग्जाम में आपको, तभी तो बात बनेगी। और आप कहते हैं कि नहीं सीजीएल पढ़ेंगे नहीं हम तो। सीजीएल का हमारा वीडियो है भाई 2011 से 18 तक, तो लोग बोलते हैं कि नहीं भाई ये रेलवे के लिए क्यों देखें, ये तो एनटीपीसी में आएगा ही नहीं। भले ही एनटीपीसी में नहीं आए, लेकिन जिन लोगों ने वो तैयारी कर रखा है वो तो चले जाएंगे एनटीपीसी में ना। तो इसलिए आपको टक्कर लेनी है तो सारी बातें पढ़ के जानी पड़ेगी। चलिए अब इस सवाल को करके और इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। ज़्यादा ऐसे बोलते रहेंगे तो बात ख़त्म नहीं होगी और ना ही वीडियो ख़त्म होगा। देखिए यहाँ पे है कि मिलने वाला लाभ। अब देखिए, अब ऐसा नहीं कि 10 लाइन का सवाल मिल गया तो आप 10 लाइन पढ़ रहे हैं सवाल को वन बाई वन, ठीक है। आप कोशिश करो कि केवल काम की बातें पढ़ जाए और सवाल खत्म किया जाए। यहाँ पर हम डायरेक्ट देखें कि लाभ जो है वो विक्रयमूल्य का 1/5 गुना है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया लाभ, यहाँ पे लिख दिया विक्रयमूल्य। लिखना नहीं चाहिए, आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। विक्रयमूल्य का 1/5 है, यानी कि विक्रयमूल्य 5 है तो लाभ 1 है। तो आपसे कह रहा है कि प्रतिशत लाभ एक्चुअली में है कितना अगर क्रयमूल्य पर काउंट किया जाए तो आप देखिए कि अगर 5 रुपये में बेचने से 1 रुपये का फ़ायदा हो गया, यानी कि हमने खरीदा कितना पर होगा, तो आप बोलेंगे 4 में खरीदा होगा। 4 में खरीद कर 5 में बेचेंगे तभी तो 1 का लाभ होगा। अब अगर 4 में खरीदे हैं और 1 का फ़ायदा हो गया तो 25% का यह फ़ायदा है, क्योंकि 1 का लाभ कितने पर दोस्त, 4 पर, और गुना में 100, इसको कटाओगे तो 25% का फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी सही जवाब है। और इसी क्वेश्चन के साथ मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल एन के मैथ्स को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।